जय हिंद दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स। सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2021 एग्जाम्स जिनके भी है उनके लिए अमेंडमेंट लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। पर हाँ, अमेंडमेंट शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। अमेंडमेंट की वजह से कभी भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े वही रहते हैं। हाँ, अमेंडमेंट्स की वजह से जहां पे भी कानून, जहां पे भी गवर्नमेंट को लगता है कि यहां पर लॉ में इंप्रूवमेंट करना है या कंडीशंस को देखते हुए, मार्केट सिचुएशंस को देखते हुए यहां पर कुछ चेंज होना चाहिए, तो वहां पे गवर्नमेंट अमेंडमेंट करता है। पर सर ध्यान रखिएगा, कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है जिसकी वजह से कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो। ओके, सो जस्ट रिलैक्स, चिल ढोंडू एंड माहौल के साथ साथ हम शुरू करते हैं हमारे अमेंडमेंट्स। और हाँ सर, आपको इस लेक्चर के लिंक पर, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको इन नोट्स के, अमेंडमेंट के जो नोट्स है उसका पीडीएफ का लिंक भी वहां मिल जाएगा आपको। आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड करके अपनी बुक के अंदर लिंक कर सकते हो। सेकंड थिंग, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे से कोचिंग ली हो या नहीं ली हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनको भी अमेंडमेंट्स नवंबर 2021 एग्जाम्स के लिए पढ़ने हैं वो आप देख सकते हो। प्लस सर, रिवीजन लेक्चर्स जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर्स ऑफ जीएसटी, आप सब लोग, भले आपने मेरे से जीएसटी पढ़ा हो ना पढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज आर फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। एवरीबडी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दीज लेक्चर्स अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। ओके बच्चों, तो सरकार रिवीजन लेक्चर्स का आप जरूर फायदा लीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह से आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम्स से पहले भी और एग्जाम्स के बाद, एग्जाम्स के टाइम पे भी और एग्जाम के बाद तो जिंदगी भर आपको हेल्प मिलेगी। ओके सरकार, तो शुरू करते हैं हम अमेंडमेंट्स। चलिए सर, सबसे पहली बात, ये अमेंडमेंट के नोट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि मैंने किस तरह से अमेंडमेंट नोट्स आपको दिए। ओके, सबसे पहले जो मैंने आपको अमेंडमेंट नोट्स दिए, देखिए बेटा, यहाँ पे आपको मिले होंगे सर इस तरह की एक पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, सीए इंटर अमेंडमेंट्स के नाम की। अपनी वेबसाइट ymconcepts.com, उसमें एक टैब दिया हुआ ऊपर फ्री पीडीएफ एंड अमेंडमेंट नोट्स का, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, वहां पे सीए इंटर के अमेंडमेंट्स आप डाउनलोड करिएगा, सीए फाइनल वाले आपके लिए रिलेवेंट नहीं होंगे कुछ नोट्स। ओके, तो आप सीए इंटर वाले जो है वही डाउनलोड करिएगा। सेकेंड बात, ये नोट्स क्या है। अब सर यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे नंबर ऑफ पेज मिलेंगे, तो नंबर ऑफ पेज देख के डरना मत, घबराना मत। मैंने क्या किया है, जो अपनी बुक है जीएसटी पाठ नाम से, इंटरमीडिएट के लिए जो जीएसटी की बुक है, उसके उन सारे पेजेस को स्कैन करके अपलोड किया है। स्कैन करके ये पीडीएफ फाइल बनाई है उन सारे पेजेस की जहां पर अमेंडमेंट्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल, अपनी बुक में पेज नंबर 137 जो आपके पास है, अच्छा आपके पास मेरी वाली बुक नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पे मैंने क्या किया है, जो रेस्पेक्टिव टॉपिक में अमेंडमेंट था वो टॉपिक के साथ अमेंडमेंट आपको दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट अमेंडमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 1 2 3 4, मतलब लेवी का कॉन्सेप्ट, सप्लाई का कॉन्सेप्ट। सर, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो चैप्टर नंबर 5 जो अपनी बुक का है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, डायरेक्टली उसमें अमेंडमेंट हुआ है, और भी बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा अमेंडमेंट, आपको इजीली समझ में आएगा। उसमें जो रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4, उसमें अमेंडमेंट हुआ है बच्चों। ओके, अब सर इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है, कैसे हुआ, मैं तुम्हें समझाता हूं। अब फॉर एग्जांपल रूल नंबर 36 4 में अमेंडमेंट हुआ है, तो मैंने आपको क्या किया बेटा, केवल वो जो जिस लाइन में अमेंडमेंट वो नहीं दिया, मैंने पूरा रूल नंबर 36 4 जहां पे अपनी बुक में दिया था वो पूरा दिया। देखो यहाँ पे बेटा, क्लियर। तो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 137 पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट में अमेंडमेंट हुआ है, सर वो पूरा टॉपिक आपके उसी पेज पर आप चेंज कर पाए। अच्छा, आपके पास मेरी बुक नहीं है, कोई और बुक है, चलेगा बच्चों, आईसीआई मटेरियल चलेगा। सर आपके पास रूल जो भी, जिस भी चैप्टर के अंदर या जिस भी पेज पर ये टॉपिक दे रखा है, आप डायरेक्टली उसमें कहां अमेंडमेंट हुआ वो कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अपनी बुक के अंदर कहां अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करना है उसकी टेंशन कभी नहीं आएगी। इनफैक्ट मैंने क्या, मैंने भी रूल नंबर 36 4 नहीं पढ़ा है, मैं आपको पढ़ाता हूं अभी अमेंडमेंट क्या, पर बता रहा हूं कि नोट्स को कैसे यूज करना है, पहले वो समझ में आना चाहिए आपको। पहली बात तो ये कि जो रेस्पेक्टिव टॉपिक है वो मैंने पूरा दिया है, सो दैट आपको कहां उसमें अमेंडमेंट इंसर्ट करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। प्लस अमेंडमेंट जितने भी हुए हैं उनको मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया बेटा, क्लियर। तो ग्रीन से आपको समझ में आ जाएगी क्या अमेंडमेंट हुआ है एग्जैक्टली। ओके बच्चों, क्लियर। तो जो भी ग्रीन वर्ड्स है वो अमेंडेड वर्ड्स है। ओके बेटा, तो वही अमेंड करना है आपको, पूरा टॉपिक चेंज नहीं करना है। प्लस आपके पास जो भी बुक है उसमें इसको इनकॉर्पोरेट करने में बहुत हेल्प मिल जाएगी, वरना अमेंडमेंट नोट्स केवल अमेंडमेंट देता तो भले ही वो 5-10 पेज के अंदर खत्म हो जाते, पर सर उससे आप अपनी बुक में कहां इनकॉर्पोरेट करना है उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये रेडी रेकनर हो गया आपके लिए, तैयार माल, डायरेक्ट अपने बुक के अंदर मार्क किया, काम खत्म। ओके, जैसे अब एक और बात बताता हूं पढ़ाने से पहले, रूल नंबर 36 4 में जैसे यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, तो इसकी वजह से
जो रूल नंबर 36(4) का एग्जाम्पल मैंने बुक में दे रखा था, जैसे ये वाला एग्जाम्पल दे रखा था, न्यूमेरिकल एनालिटिकल एग्जाम्पल, इसमें अगर चेंज हुआ तो इसके भी मैंने आंसर चेंज कर दिया आपको। प्लस मैंने बुक के एंड में हाउस द जोश जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर वहां पे कोई क्वेश्चन के आंसर में कुछ चेंज हुआ है इन अमेंडमेंट की वजह से, तो जहां जहां चेंज हुआ वो भी मैंने आपको अमेंड करके दे दिया, सो दैट आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ये लेक्चर देखा, काम खत्म। ओके बच्चों, ठीक है। प्लस एक बात और, जैसे ये अमेंडमेंट हुआ 36(4) में, तो इसकी वजह से अगर एक जो सर्कुलर दे रखा था, उस सर्कुलर में भी कुछ अगर चेंज करने पड़ गए, तो वो भी मैंने आपको सर्कुलर यहाँ पे रेफर करके दे दिया है, सो दैट आप अपने बुक के अंदर डायरेक्ट जहां जहां चेंज करना है वो करे, काम खत्म, और आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़े। आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम बचेगा इसकी वजह से। आइए सरकार, शुरू करते हैं अब हम अमेंडमेंट्स। कैसे नोट्स को यूज करना है मैंने आपको समझा दिया है। हाँ, नंबर ऑफ पेज देके डरना मत, बहुत कम टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैंने एक जगह अमेंडमेंट हुआ है पर उसकी वजह से 4 जगह चेंज हुए, तो 4 जगह भी दिए, इनफेक्ट चारों पेज दिए बेटा पूरा आपको। ओके चलिए सर, सबसे पहला अमेंडमेंट इंटरमीडिएट, ध्यान रखिएगा आपके लिए एप्लीकेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वहां पर रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 है। पहले बताऊंगा रूल नंबर 36(4) में क्या था और क्या है अभी। सर रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 बोलता है कि असेसी कोई भी जो क्रेडिट ले रहा है रेसिपिएंट, वो प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट ले सकता है। अगर कोई इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, पर आपको उसकी आईटीसी मिलनी चाहिए, यू आर एलिजिबल फॉर दैट आईटीसी, पर सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में उस इनवॉइस को फर्निश नहीं किया, आपके जीएसटीआर 2A में वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, फिर भी एक बार प्रोविजनल बेस पे आप क्रेडिट ले सकते हो, पर प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट ले पाएंगे, पर कितना? रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 में पहले ये था कि यू कैन अवेल द क्रेडिट of those invoices which are not furnished by your supplier and which is not getting reflected in your GSTR 2A। पर सर मैक्सिमम क्रेडिट जो पहले अलाउड थी वो थी 10% ऑफ द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो रही है सर, उसमें से जो एलिजिबल क्रेडिट है उसका आप 10% प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट ले सकते हो, अगर उतने अमाउंट के इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे तो। पर इस 10% की लिमिट को रिड्यूस करके 5% कर दिया गया। कितना बेटा? 5% विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 से इस 10% की लिमिट को, प्रोविजनल क्रेडिट को 5% ले आए हैं लोग बेटा। क्लियर? तो सरकार सबसे पहले जब इनिशियली रूल नंबर 36(4) लाए थे तो प्रोविजनल क्रेडिट था 20%, उसको कम किया 10%, उसको कम कर दिया 5%, और एसएससी को बोल दिया कि भाई सप्लायर टैक्स पे करेगा, सप्लायर जीएसटीआर 1 सबमिट करेगा, आपके 2A में रिफ्लेक्ट होगा तो ही हम क्रेडिट देंगे, और एक्स्ट्रा क्रेडिट केवल प्रोविजनल बेस पे 5% ही अलाउ करेंगे, और वो भी 5% किसका? एलिजिबल आईटीसी का, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, यहां पे क्या हुआ, जो जीएसटीआर 1 सबमिट करते हैं सप्लायर, वो तो ही है बेटा। अभी हम रिटर्न वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे इस अमेंडमेंट के अंदर, वहां पे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी भी आ गई है। जिन भी एसएससीज ने क्वार्टरली जीएसटीआर 1 सबमिट करने का ऑप्शन लिया है, हम बात करेंगे आगे बेटा। वैसे जीएसटीआर 1 मंथली होता है बेटा, पर सर जिनका भी प्रीवियस फाइनेंशियल में, वहां अमेंडमेंट है बेटा, जिनका भी प्रीवियस फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम था, एग्रीगेट टर्नओवर, और उन्होंने जीएसटीआर 3 भी सबमिट करने का क्वार्टरली ऑप्शन लिया, ये भी हम नया पॉइंट है, अमेंडमेंट में पढ़ेंगे आगे जाके बेटा। जीएसटीआर 3B को भी क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्शन आ गया है, तो सर जिनका भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम था और करंट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने जीएसटीआर 3B को क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्शन लिया, उनके लिए जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली ही फाइल होगा, पर वो चाहे तो सर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके हर मंथ उन्होंने जो B2B ट्रांजैक्शन की है उसको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू फर्निश कर सकते हैं, सो दैट रेसिपिएंट के 2A में वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो जाए और वो क्रेडिट ले पाए। क्लियर? तो सर आपके जीएसटीआर 2A में जो क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सप्लायर ने या तो जीएसटीआर 1 सबमिट किया होगा या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू वो इनवॉइस फर्निश किया होगा। अब आपके जीएसटीआर 2A में वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसमें से जो एलिजिबल क्रेडिट है उसका मैक्सिमम 5% आप और एक्स्ट्रा प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट ले सकते हो। क्लियर? बस इतना सा ये अमेंडमेंट हुआ है, इतना सा ये पॉइंट ऐड हुआ है सरकार। तो सर जहां पे भी जीएसटीआर 1 लिखा हुआ था इन्होंने साथ में और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी वर्ड यूज कर दिया बेटा। अच्छा, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है हम डिटेल में बात करने वाले, जैसे मैंने आपको 3B का बताया, क्वार्टरली ऑप्शन आ गया है, ये सब बात करेंगे हम बाद में जब रेस्पेक्टिव टॉपिक आएगा, रिटर्न का चैप्टर आएगा तब। ठीक है? ठीक है सर। और यहाँ पे क्रेडिट जो एलिजिबल बेस पे कर दिया है वो प्रोविजनल बेस पे 5% हो गया बेटा। ओके डन।
अब सर देखिए, इसका जो एग्जाम्पल था उसमें जो चेंज हुआ वो भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने अपने बुक के अंदर 110% लिखा होगा, अब यहाँ पे 5% हो गया, 105%। ओके, तो सर एज पर बुक्स आईटीसी आपके 2000 रुपये की आ रही है, मतलब इतना आपको क्रेडिट मिलना चाहिए था एज पर ओरिजिनल इनवॉइसेज, एक्चुअल इनवॉइस के बेस पर 2 में क्रेडिट केवल आ रही है केवल 1500 की बेटा। तो मतलब इनवॉइसेज विच आर नॉट फर्निश्ड बाय द वेंडर, 500 रुपए के इनवॉइस उन्होंने फर्निश नहीं किए, तो सर अब आपको कितना क्रेडिट मिलना चाहिए? तो सर हम ये एज्यूम करें कि सारी क्रेडिट जो थी वो एलिजिबल क्रेडिट थी सर, तो 1500 का 5% और एक्स्ट्रा, मतलब 1500 इंटू 5% होता है 75, तो 75 रुपये आप प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट ले सकते हो, तो टोटल हो जाएगा 1575। मतलब अगर आपने अपने बुक्स के अंदर पूरा 2000 का क्रेडिट अगर ले लिया था 2000 का, तो 425 आपको रिवर्स करना पड़ेगा बेटा। तो अल्टीमेटली आपको आउट ऑफ रुपीज 2000 1575 ही क्रेडिट मिलेगा इन द करंट फाइनेंशियल, इन द करंट मंथ। ओके, बस ये छोटा सा एग्जांपल जो बुक में था इसमें मैंने चेंज कर दिए, और जहां जहां पे भी सर 110% था 105% मैंने कर दिया, सो दैट आपको अपनी बुक के अंदर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़े और इजीली सारे अमेंडमेंट कवर हो जाए बेटा आपके। ओके, सेम वे जो रूल नंबर 36 और रूल नंबर 4 का सर्कुलर था जो मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था, उसमें भी जहां जहां पर 10% प्रोविजनल क्रेडिट की बात आ रही थी वहां 5% कर दिया है, और जहां पर भी जीएसटीआर 1 लिखा हुआ था सर इनवॉइसेस अपलोडेड थ्रू अंडर सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन 1 इन जीएसटीआर 1, अपलोडेड वर्ड को इन्होंने चेंज करके फर्निश कर दिया है, सो दैट ये वर्डिंग थोड़ा सा प्रॉपर कर दिया, क्योंकि इनवॉइस को अपलोड नहीं करना, इनवॉइस को केवल फर्निश करना, उसकी इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी थी, तो वर्ड चेंज किया, उससे कोई चेंज नहीं हुआ, इससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है। और जहां पे भी जीएसटीआर 1 था वहां पे और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी भी लिख दिया है। तो सर इस पूरे सर्कुलर में जहां जहां पे भी ये वर्ड्स आ रहे थे वहां वहां भी मैंने इनको रिप्लेस कर दिए, बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं है। ओके, तो ध्यान रखिएगा मेजरली चेंज क्या हुआ है, 10% जो प्रोविजनल क्रेडिट था उसको 5% कर दिया बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों? जैसे यहाँ पे जीएसटीआर 1 लिखा हुआ था और यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी मैंने यहाँ लिख दिया बेटा, समझे मेरी बात? तो इस सर्कुलर में भी जहां जहां चेंजेस थे वो मैंने आपके लिए कर दिए। एक्चुअली लॉ ने सर्कुलर में कोई चेंज नहीं किया, पर सर सर्कुलर इज मियर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट। अब लॉ में चेंज हो गया तो ऑब्वियसली सर्कुलर भी उस अकॉर्डिंग ही मॉडिफाई होना चाहिए ना यार, तो मैंने ही मॉडिफाई करके आपको दे रखा है पूरा ये सर्कुलर। ओके बच्चों, ये पूरा सर्कुलर देखो, दिखने में तो आपको लगेगा इतना बड़ा अमेंडमेंट, पर कोई अमेंडमेंट नहीं, मैंने वो सारे पेजेस स्कैन करके दिए जहां जहां पे भी इस अमेंडमेंट का इफेक्ट था, तो इस अमेंडमेंट का इफेक्ट यहाँ पे भी था, तो इसका भी मैंने आपको पूरा दे दिया। जैसे यहाँ पे 5% कर दिया, यहाँ 5% कर दिया, ये आपकी बुक में 10% मिलेगा बेटा, समझे मेरी बात बच्चों? सर यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल 5% यहाँ कर दिया, या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी लिख दिया, वर्डिंग्स जो लॉ में चेंज हुआ वो मैंने उस अकॉर्डिंग यहाँ कर दिए। यहाँ पे जो कैलकुलेशन थी, जो एग्जांपल था बेटा, वहां पे ये फिगर सारे चेंज कर दिए, 10% के हिसाब से थे पहले, इसको 5% के हिसाब से कर दिए बच्चों। हाँ है ना, क्लियर? तो आप अपनी बुक के अंदर उस अकॉर्डिंग करेक्शन कर देना बेटा सारे ये वाले। ओके, जैसे यहाँ पर 970 का क्रेडिट ऑलरेडी आ रहा था, 5% होता है 48,500, पर सर मैक्सिमम इनवॉइसेस ही 10 लाख के थे बेटा, तो सर मैक्सिमम 30,000 का क्रेडिट आप और ले सकते हो, सो दैट आपका टोटल क्रेडिट 10 लाख रुपए हो जाए बेटा। हाँ है ना, ये सब आपने सर्कुलर में पढ़ा हुआ है, आप आराम से उसको जब रिवाइज करेंगे तो बस ये फिगर्स चेंज कर देना आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखे है सारे बेटा। ओके बेटा, माहौल सरकार, ये देखिए ये सारे फिगर्स मैंने आपके लिए यहां चेंज कर दिए, सो दैट आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। ओके, चलिए ये तो हो गए आपके 36(4) के जो अमेंडमेंट थे वो। सेकेंड अमेंडमेंट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट में हुआ है वो भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है, पर इंडस्ट्री में उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट है। हमने सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 पढ़ा था बेटा, आपने बुक के अंदर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 देखिएगा, पॉइंट नंबर 6 जो आईटीसी में शुरू हुआ था बेटा। अच्छा, अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि क्या प्रोविजन था और इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ, उसका क्या इंपैक्ट था, पहले क्या था और अभी क्या है। ओके, ध्यान इधर। सर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4, पहले मैं ये रिवाइज करूंगा कि सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 क्या था। ओके, फिर बाद में इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ और फिर उसका इंपैक्ट क्या हुआ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 में टाइम लिमिट दी हुई है, the time limit within which input tax credit in respect of any invoice or any debit note can be claimed। भाई आप किसी इनवॉइस या किसी डेबिट नोट के बेस पर क्रेडिट लेना भूल गए या रह गया किसी वजह से क्रेडिट, तो कब तक मैक्सिमम आप क्रेडिट ले पाएंगे? तो सर पहले प्रोविजन ये था, जो अभी बता रहा हूं पहले मैं आपको, पहले प्रोविजन ये था कि जब तक सर जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो इनवॉइस था जिसका आप क्रेडिट लेना रह गए, वो फाइनेंशियल ईयर जैसे फॉर एग्जांपल 2020-21
वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें इनवॉइस इश्यू हुआ था, उस फाइनेंशियल में तो आप कभी भी क्रेडिट ले सकते हो सर, पर वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद भी सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल 2021 विच एवर इज अर्लियर। तो सर ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ का रिटर्न मतलब फॉर एग्जांपल 20 अक्टूबर एंड एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर इज द लास्ट डेट जब सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आप क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है सर, तो ये पहले भी था अभी भी है, 2 मिनट सुनिएगा। पर अगर किसी डेबिट नोट के बेस पे आपको क्रेडिट लेना हो तो कब तक ले सकते हो? वो डेबिट नोट कब इश्यू हुआ था उससे मतलब नहीं होता था। वो डेबिट नोट किस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में इश्यू हुआ है, मतलब उस डेबिट नोट का कौन सा इनवॉइस था वो आपको देखना पड़ेगा, और वो इनवॉइस किस फाइनेंशियल में इश्यू हुआ था। वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप कभी भी उस डेबिट नोट का क्रेडिट ले सकते हो, या फिर वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। मतलब वो डेबिट नोट मान लो सर फॉर एग्जांपल इश्यू हुआ है 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल डेट को देखना ही नहीं है सर। उसका इनवॉइस कब इश्यू हुआ था? उसका इनवॉइस मान लो इश्यू हुआ था 14 फेब। यस, आगे अपनी फेवरेट डेट 14 फेब को वो ओरिजिनल इनवॉइस इश्यू हुआ था जिसके रेस्पेक्ट में आपने डेबिट नोट रेज किया है 15 अप्रैल को। अब सर डेबिट नोट के बेस पे क्रेडिट लेना है तो सर क्रेडिट तो मिलेगा, पर मैक्सिमम टाइम लिमिट कब तक? देखो बेटा 14 फेब 2021 को मान लो वो क्रेडिट नोट इश्यू हुआ, वो टैक्स इनवॉइस इश्यू हुआ था जिसके बेस पे आप डेबिट नोट का क्रेडिट ले रहे हो। अब सर 14 फेब जिस दिन इनवॉइस इश्यू हुआ था हम वही फाइनेंशियल ईयर रेफर करेंगे सर डेबिट नोट का क्रेडिट लेने के लिए। अब 15 अप्रैल को डेबिट नोट रेज हुआ, उस तारीख से मतलब नहीं है। कब तक क्रेडिट ले पाएंगे उस डेबिट नोट का? 2020-21 फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि इनवॉइस इश्यू हुआ था 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में। वो जब खत्म होगा उसके बाद सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट मतलब 20 अक्टूबर फॉर एग्जांपल, अगर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो 20 अक्टूबर 2021 और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 व्हिच एवर इज अर्लियर इज द लास्ट डेट जब तक आप उस डेबिट नोट का क्रेडिट ले सकते हो जो अप्रैल 2021 में इश्यू हुआ है। हाँ है ना बच्चों? पर सर डेबिट नोट कब इश्यू हुआ उसे कंसर्न नहीं। मान लो डेबिट नोट सितंबर मंथ के बाद में इश्यू हुआ होता, सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर के बाद इश्यू हुआ होता, तो उसका क्रेडिट तो मिलता ही नहीं, क्योंकि उसका इनवॉइस इश्यू हो गया था 2020-21 में। तो उसके रेस्पेक्ट में डेबिट नोट का क्रेडिट कब मिलेगा? मैक्सिमम सितंबर 2021 का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। तो उसके बाद अगर डेबिट नोट रेज होता तो उस डेबिट नोट का तो क्रेडिट हमको मिलता ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा लॉस था इंडस्ट्रीज को। पर अब अमेंडमेंट ये कर दिया है कि सर देखो यहां लकुना तो लॉ के अंदर इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट थी कि डेबिट नोट तो एक साल बाद भी इश्यू कर देता है कई बार सप्लायर। अब 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद इश्यू किया उस डेबिट नोट को, तो डेबिट नोट के बेस पे आप टैक्स तो सप्लायर्स ले लेंगे, रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टाइम लिमिट जो काउंट होती है क्रेडिट लेने की वो ओरिजिनल इनवॉइस जब इश्यू हुआ उससे काउंट होती है। तो सर हमको तो लॉस हो जाता है, इसलिए इंडस्ट्री ने डिमांड रखा, गवर्नमेंट ने सुना, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार और सरकार ने ये बात सुनी और निर्मला मैडम ने यहां अमेंडमेंट अप्रूव कर दिया और बोल दिया जी भाई जी लीजिए माहौल करिए। एंड जिस दिन डेबिट नोट इश्यू हुआ है उस दिन से हम कंसिडर करेंगे टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द क्रेडिट ऑफ दैट डेबिट नोट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4। और अमेंडमेंट करके पता है क्या किया? ये 3 वर्ड्स डिलीट कर दिए बेटा। ये 3 वर्ड्स डिलीट करने से क्या हुआ मैं इंपैक्ट समझाता हूं सर। इंपैक्ट ये आया है कि डेबिट नोट पर्टेनिंग टू अ फाइनेंशियल ईयर हो गया डायरेक्टली। डेबिट नोट रिलेटिंग टू इनवॉइस पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर ये वर्ड नहीं रहे अभी। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं क्या हुआ बेटा। ये हो गया सिंपली कि मेरे उस एग्जांपल के अंदर 15 अप्रैल को अगर डेबिट नोट रेज हुआ था 15 अप्रैल 2021 को, तो सर उस डेबिट नोट के बेस पे क्रेडिट आप 2021-22 फाइनेंशियल में कभी भी ले सकते हो। और उसके बाद सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट मतलब सितंबर 2022 का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ 2021-22 व्हिचएवर इज अर्लियर तक आप क्रेडिट ले सकते हो। पहले क्या था 14 फेब जब उसका इनवॉइस इश्यू हुआ था डेबिट नोट के रेस्पेक्ट में,
सर सर जिस इनवॉइस से रिलेटेड वो डेबिट नोट था उस इनवॉइस के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट देखा जाता था। अब उससे कोई मतलब नहीं है इनवॉइस कब इशू हुआ था, कोई मतलब नहीं। जिस फाइनेंशियल ईयर में डेबिट नोट रेज हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर को हम कंसीडर करेंगे, और वो फाइनेंशियल ईयर में कभी भी, और उसके बाद सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर देखा जाएगा उस डेबिट नोट के लिए भी साहब। तो अगर 2-3 साल बाद भी डेबिट नोट रेज हुआ है तो जिस फाइनेंशियल में डेबिट नोट रेज हुआ है वो फाइनेंशियल में तो आप क्रेडिट ले सकते हो, उसके बाद भी सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक आप क्रेडिट ले पाएंगे। क्लियर, ये मैंने समझा दिया। और सर यहाँ पे मैंने एनालिसिस भी दिया है यहाँ पे अमेंडमेंट का, प्लस मैंने इस सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4 के बाद आपको एक एग्जांपल, एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ था, उसमें भी मैंने इस अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट करके आपको समझा दिया है कि इस अमेंडमेंट का इंपैक्ट क्या है इस इलस्ट्रेशन के थ्रू। मैं चाहता हूं कि हम ये इलस्ट्रेशन सोल्व कर लें यहीं पर। ये मैंने बुक में भी दे रखा, उसको चेंज कर दीजिएगा आप बेटा। एनालिटिकल इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड द अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020। ओके, तो सर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके लिए इस इलस्ट्रेशन से और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वही इस इलस्ट्रेशन में है। मिस्टर नितेश delivered a machine to Mr. Vihan in February 2021 under invoice number 12 dated 5th of February 2021 for rupees 50,000 plus GST and undertook trial runs of the machine as per the requirement of the Vihan. The amount chargeable for the post delivery activities was covered in a debit note raised in मई 2021। अब देखो बेटा, ओरिजिनल इनवॉइस इश्यू हुआ था 5th of February 2021 और उसका डेबिट नोट रेज हुआ है मई 2021 में फॉर ₹10,000 प्लस GST। सर तो अब मैं तुम्हें समझा, चलो आगे बात करते हैं। विहान फाइल्ड इट्स एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 and 21-22 in the month of December 2021 and December 22 respectively। इन दोनों साल का जो रिटर्न था एनुअल रिटर्न वो December 21 December 22 respectively में इसने फर्निश किया था। What is the time limit to take the ITC of GST charged on the invoice and debit note in this case? तो इनवॉइस का भी टाइम लिमिट क्या होगा और डेबिट नोट का भी टाइम लिमिट क्या होगा वो बता रहा है। देखो बेटा, इनवॉइस इश्यू हुआ था 5th of February 2021, तो उसका टाइम लिमिट क्या होगा बेटा 16/4 के हिसाब से 2021 सर 5th of February 2021 है ना बेटा। पहले मैं इनवॉइस की बात कर रहा हूं, तो इनवॉइस के लिए टाइम लिमिट क्या होगा साहब, क्योंकि इनवॉइस इश्यू हुआ था 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके लिए टाइम लिमिट होगा क्या सितंबर 2021 का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट मतलब 20 अक्टूबर 2021 या फिर एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर 2021 जो था दिसंबर 2021। तो सर 20 अक्टूबर 2021 और दिसंबर 2021 व्हिचएवर इज अर्लियर, ऑब्वियसली 20 अक्टूबर 2021। तो 20 अक्टूबर 2021 विल बी द लास्ट डेट जब तक आप उस इनवॉइस का क्रेडिट ले सकते हो। अब सर मैं बात करता हूं डेबिट नोट की, तो डेबिट नोट के बेस पे क्रेडिट कब ले सकते हो। अब सर उसका ओरिजिनल इनवॉइस कब इश्यू हुआ उससे कंसर्न नहीं है क्योंकि अमेंडमेंट हो चुका है। अब डेबिट नोट कब रेज हुआ बेटा मई 2021 में। देखिए बेटा, डेबिट नोट वाज रेज्ड इन मई 2021। अब मई 2021 में अगर डेबिट नोट रेज हुआ है तो सर 2021-22 रिलेवेंट फाइनेंशियल हम ध्यान रखेंगे। तो 21-22 खत्म होने के बाद सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट मतलब 20 अक्टूबर 2022, 20 अक्टूबर 2022 और December 2022 whichever is earlier, obviously sir 20th October 2022 is the last date जब आप उस डेबिट नोट जो 10,000 रुपए का था उसके बेस पे जो GST लगा होगा उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं। क्लियर, भारत माता की जय। हाँ है ना। और सर मैंने बताया आपके समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में आंसर ये भी दिया है कि बिफोर अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 द आंसर वुड हैड बीन एज फॉलोज। मतलब अगर अमेंडमेंट नहीं होता तो आंसर क्या था बेटा, ध्यान रखिएगा इसमें तो डेबिट नोट कब रेज हुआ उससे कंसर्न नहीं था, इनवॉइस जो ओरिजिनल इश्यू हुआ था वही डेट था। तो सर डेबिट नोट हो या इनवॉइस हो दोनों के लिए ही मतलब 50,000 का ओरिजिनल इनवॉइस और 10,000 का डेबिट नोट उन पे जो GST लगा था उन दोनों के क्रेडिट के लिए ही सर यही अक्टूबर 2021 मतलब जिस फाइनेंशियल में ओरिजिनल इनवॉइस इश्यू हुआ था
5th of February 2021, तो उसका फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 उसका उसके बाद जो सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट आती है, मतलब 20 अक्टूबर 2021, और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जो दिसंबर 21 था, विच एवर अर्लियर ऑब्वियसली 20 अक्टूबर 2021, यही लास्ट डेट होगा जब तक आप उस डेबिट नोट हो या इनवॉइस हो, दोनों का क्रेडिट ले पाएंगे। तो उस केस में आंसर अक्टूबर 2021 होता, 20 अक्टूबर 2021 दोनों के लिए, भले ही वो इनवॉइस हो या एज वेल एज डेबिट नोट हो। हाँ है ना, अभी डेबिट नोट सिंस नेक्स्ट फाइनेंशियल में इश्यू हुआ था, इसलिए अमेंडमेंट होने के बाद उसकी ड्यू डेट 1 साल तक और बढ़ गई है बेटा। पर सर इनवॉइस के लिए तो 2021 है ये बेटा, पर अमेंडमेंट नहीं होता तो दोनों के लिए डेट यही होती। हाँ है ना बच्चों, क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। शायद बात आपको समझ में आ गई विथ एग्जाम्पल, विथ ऑल दी एनालिसिस। ठीक है बच्चों, तो सर आप अपनी बुक के अंदर ये सब अमेंडमेंट्स मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम्पल भी चेंज कर लीजिएगा बेटा। ओके, चलिए माहौल के साथ आगे बढ़ते हैं हम बेटा। नेक्स्ट सर एक और जो रूल ऐड हुआ है, रूल नंबर 86B, जो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर जहां खत्म हो रहा है उसके एंड में मैंने इंसर्ट कर दिया इसको बेटा। नया रूल ये, इसका कोई लेना देना नहीं है पिछले वाले पॉइंट से, पिछले रूल से, किसी सेक्शन से कोई इसका लिंक नहीं है। ओके, तो ये अपने आप में नया रूल इंसर्ट किया गवर्नमेंट ने। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में टोटल 3 ही अमेंडमेंट है। फर्स्ट जो मैं आपको बता चुका हूं, रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 में प्रोविजनल क्रेडिट 10% से 5% हो गई है। सेकंड, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4 में टाइम लिमिट टू क्लेम क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ इश्यू ऑफ डेबिट नोट, उसके लिए इंडिपेंडेंटली डेबिट नोट का टाइम नोट अलग से देखेंगे, उसका इनवॉइस कब इश्यू हुआ उसे कंसर्न अब नहीं रहा। और थर्ड, रूल नंबर 86 भी नया ऐड कर दिया है। अब रूल नंबर 86B क्या है मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद हम इसको पढ़ लेंगे। नया पॉइंट है, नया रूल है बेटा, ये अपने आप में पूरा ही। अब सर रूल नंबर 86B, रूल नंबर 86B क्या कहता है बच्चों? रूल नंबर 86B ये कहता है कि सर पहले मैं समझाता हूं ये क्यों आया। बोगस बिल्स के जो लोग काम करते थे उसको रोकने के लिए आया। बोगस बिल मतलब आपने कई बार न्यूज वगैरह में सुना होगा, अगर आप न्यूज पढ़ते हो तो, कि सर इतने करोड़ों की क्रेडिट बोगस पास ऑन करी लोगों ने और इस पूरी गैंग को पकड़ा गया और इनसे इतना टैक्स पेनल्टी वगैरह वसूल हो गया। सर बोगस बिल क्या होता है? मान लो मेरे पास एक्स्ट्रा क्रेडिट पड़ी हुई है और सर, या फिर मेरे पास सर वाइट का पैसा है जो मुझे खर्चा दिखाना है सब, तो मैंने क्या किया, किसी से बिल परचेज कर लिया। अब बिल मैंने परचेज कर लिए, केवल बिल बेटा, गुड्स नहीं लिया, कोई सर्विस नहीं लिया। उसके पास क्या था बेटा? एक्स्ट्रा आईटीसी थी, मेरे पास एक्स्ट्रा लायबिलिटी थी। उसको सर अपना 1 नंबर का सेल दिखाना था, मेरे को अपना 1 नंबर का परचेज दिखाना था साहब, खर्चा क्लेम करने के लिए। तो सर क्या हुआ? सर उसने मेरे को बोगस बिल दे दिया। क्लियर? बोगस बिल के बेस में मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट ले लिया। बोगस बिल मतलब एक्चुअल इनवॉइस इश्यू किया पर गुड्स वगैरह कोई सप्लाई नहीं हुए, और मैंने उसके बेस पे क्रेडिट ले लिया। सर उसकी सेल दिख गई, मेरी सर क्रेडिट बच गई, मेरे को क्रेडिट मिल गया सर, और मेरे को लायबिलिटी मेरी कम हो गई। अल्टीमेटली हम दोनों ने मिलकर फायदा ले लिया एक दूसरे से सर। जबकि कभी भी 1% से इन एलिजिबल क्रेडिट में कभी भी नहीं ले सकता। हाँ है ना, क्रेडिट कभी पास ऑन नहीं होती, आपको पता है। तो सर ये लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट इन्होंने क्या किया हुआ है, अब डायरेक्ट मैं अगर उससे बिल लूं तो वो भी पकड़ में आ जाए, मैं भी पकड़ में आ जाऊं, तो इन्होंने क्या किया, बीच में 10 कंपनी डमी क्रिएट कर दी, 10 डमी कंपनियां क्रिएट कर दी। उसने बिल दिया ए को, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, ई ने ये वो, पूरी चेन उनके लास्ट में बिल मेरे पास आ जाता था। अब क्या करते वो लोग, जितना परचेज किया उतना उतना सेल दिखा दिया, समझना, जितने का परचेज इन्वेस था उतने का सेल इन्वेस दिखा दिया। तो जो बीच में 10 कंपनी थी उनको तो कोई टैक्स पे करना ही नहीं पड़ा, पर बीच में 10 कंपनी क्रिएट करने से क्या हो गया, गवर्नमेंट उनको ट्रेस करने में बड़ी डिफिकल्टी होने लग जाती है, ऐसा उन लोगों को लगा। क्लियर? अब डायरेक्ट आप और मैं इन्वॉल्व है तो दोनों को गवर्नमेंट जल्दी पकड़ लेगा, बीच में 10 जने और इन्वॉल्व है तो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है गवर्नमेंट को, क्योंकि कंपनी बनाई, कंपनी बंद कर दी, बात खत्म। समझे मेरी बात? तो सर वहां ट्रेसिंग बहुत डिफिकल्ट था, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, जितना परचेज का बिल था उतना उतना सेल का बिल बना दिया। तो जितना, जैसे फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का बिल बनाया, उस पे 18% टैक्स था, मान लो 1 करोड़ 80 लाख, तो 1 करोड़ 80 लाख का जीएसटी का लायबिलिटी है, 1 करोड़ 80 लाख का सर परचेज पे आईटीसी था, सर पे तो अल्टीमेटली जीरो करना पड़ गया उनको। तो सर ऐसे लोगों को रोकने के लिए, मारने के लिए गवर्नमेंट ने रूल नंबर 86 बी लिया है। गवर्नमेंट 86 बी ये बोलता है कि अगर ये जो डमी कंपनी बनी थी 10 बेटा, ये लोग
जब लायबिलिटी अपनी पे करेंगे तो एटलीस्ट 1% ऑफ द टैक्स, जितना इनका ग्रोस टैक्स लायबिलिटी है उसका एटलीस्ट 1% इनको कैश में पे करना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल इनका अगर 10 लाख रुपए का जीएसटी का लायबिलिटी है किसी पर्टिकुलर मंथ का, तो सर उसका एटलीस्ट 1%, 10 लाख का 1% हो गया 10,000 रुपए, 10,000 रुपए इनको कैश में पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज करके। अब किन लोगों पे एप्लीकेबल होगा प्रोविजन? सर जिनका भी मंथली टर्नओवर, किसी पर्टिकुलर मंथ का टर्नओवर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इज एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख, कितना बेटा? एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख, 50 लाख से एक्सीड है किसी पर्टिकुलर मंथ का टर्नओवर, सर उन्हीं पे प्रोविजन अप्लाई होंगे। अच्छा ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख है, बट वो भी उसमें भी एग्जम टर्नओवर को हटा के और जीरो रेटेड सप्लाई को हटा के, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में जो सेल किया टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस उसी का टर्नओवर देखेंगे हम। अगर वो एक्सीड करता है 50 लाख रुपए का, उन पे ये रूल अप्लाई होगा और बोल दिया उनको एटलीस्ट 1% टैक्स कैश में पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू। तो क्या हो गया बेटा उनके लिए? अब अगर 10 डमी कंपनी बनाई, अब 10 को हिसाब 1% टैक्स, मतलब मैक्सिमम क्रेडिट जो वो यूज कर पाएंगे वो 99% ऑफ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी उनकी है उसका मैक्सिमम 99% ही वो सर क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू टैक्स पे कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 1% उनको टैक्स पे करना पड़ेगा थ्रू कैश। तो क्या होगा, 10 कंपनी बनाई, 10 के लिए सर 1% तो कॉस्ट हैवी हो गया। अब ऐसे डमी बिल के काम करने वाले सर सोचेंगे इतना तो खर्चा आ रहा है, इसके अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा कैश में, तो ऐसा काम कम करेंगे लोग। हाँ है ना बच्चों, ये सरकार का इंटेंशन है इसके पीछे। अब मैं रूल नंबर 86 बी क्या है वो तुम्हें समझा देता हूँ, शायद समझ में आई बात आपको बेटा। आई ओके चलिए सर। अब सर बहुत सारे लोग तो पता है क्या सोच रहे हो, सर ऐसा कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे पास करते हैं, क्या फायदा है क्या नुकसान है? भाई गैंगस्टर नहीं बनना है अपने को, समझे? हमें कानून समझना है। मैंने आपको एक जस्ट हिंट दिया किस तरह से लोग इलीगल काम करते थे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतरेंगे, आर्टिकलशिप करेंगे, थोड़ा माइंड आपका प्रैक्टिकल और चलने लगेगा। हमने वैसे भी प्रैक्टिकली ही पढ़ा है जीएसटी को पूरे को, आप लिंक करेंगे अपनी पढ़ाई को तो आपको धीरे धीरे और माइंड ब्रॉड होता जाएगा और आपकी चीजें क्लियर होती जाएगी। अच्छा अच्छा इसमें ये फायदे है, ब्लैक मनी व्हाइट मनी सब इन्वॉल्व है बेटा इसके अंदर, बहुत सारे इंपैक्ट है इसके। केवल जीएसटी का इंपैक्ट नहीं है, इनकम टैक्स का इंपैक्ट भी आता है, समझे? ब्लैक मनी का इंपैक्ट भी बेटा। आइए सर, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रूल नंबर 86 बी क्या बोल दिया सर? यहां बोल दिया है कि सर नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दीज रूल्स, इन रूल्स में, आईजीएसटी रूल्स में, सीजीएसटी रूल्स में क्या लिखा हो मैं कंसर्न नहीं है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ सच टैक्स लायबिलिटी। जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है उसको पे करने के लिए मैक्सिमम 99% ही आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज कर सकते हो इन केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई इन अ मंथ एक्सीड्स रुपीज 50 लाख। किसी पर्टिकुलर मंथ में अगर आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई अगर एक्सीड करता है 50 लाख तो ये रेस्ट्रिक्शन आप पे अप्लाई होगी और मैक्सिमम 99% ही आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू टैक्स पे कर पाएंगे। पर हाँ इसके कुछ एक्सेप्शन है। दिस रेस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर फर्स्ट, और बेटा 4-5 लोगों को इनमें बेनिफिट दिया है कि ठीक है आप पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये लोग वैसे भी गवर्नमेंट को लग गई कि नहीं यहाँ पे टैक्स इवेजन की चांस नहीं है, समझे? तो वहां इनको रियायत दे दी, एग्जम्पशन दे दिया, बेनिफिट दे दिया कि नहीं तुम्हारे पे अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट द सेड पर्सन, जैसे यशवंत मंगल है खुद जो टैक्स पेयर है बेटा, या फिर प्रोपराइटर और कर्ता और द मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी ऑफ इट्स टू पार्टनर्स और होल टाइम डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एज द केस में बी हैव पेड more than rupees 1 lakh as income tax under the Income Tax Act 1961 in each of the preceding 2 financial year. Last 2 financial year for which time limit to file return under section number 139 subsection 1 of the Income Tax Act expire हो चुका है। मतलब कुल मिला के जिनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है और 2 लास्ट फाइनेंशियल ईयर के उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल की उसमें एटलीस्ट 1 लाख मोर देन रुपीज 1 लाख मतलब 1 लाख 1 रुपया, एटलीस्ट 1 लाख 1 होना चाहिए बेटा। मोर देन रुपीज 1 लाख इज इनकम टैक्स पे किया हुआ बेटा, मतलब ऐसे लोग समझदार लोग हैं, केवल चोर नहीं है बेटा।
हाँ है ना, किन्होंने, सेड पर्सन ने, जो खुद टैक्स पेयर है उसने, या उसका प्रॉपर, अगर प्रॉपर्टीशिप कंसर्न है तो कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, या एनी ऑफ इट्स टू पार्टनर्स या टू होल टाइम डायरेक्टर्स, टू मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी ऑफ एओपी एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, एज द केस में वी हैव पेड मोर देन ₹1 लाख एज इनकम टैक्स। सेकंड, बी और सी में साथ में पढ़ा देता हूं बेटा आपको। जीएसटी में अंडर सेक्शन 54 अगर आपके पास एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट है, एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट्स के केस में या सप्लाई टू एसजेड के केस में आपको एक्सेस आईटीसी का रिफंड मिलता है, या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। वैसे आपके सिलेबस में नहीं आते दोनों टॉपिक रिफंड वाले चैप्टर, पर मैं तुम्हें जस्ट इस ये टॉपिक में रेफर हुआ इसलिए बता रहा हूं। अगर आपके आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस पर रेट ऑफ टैक्स कम है एज कंपेयर टू रेट ऑफ टैक्स ऑन योर इनपुट्स, तो एक्सेस आईटीसी अगर आपके पास बचता है तो उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो कुल मिला के आईटीसी का रिफंड दो केस में मिलता है, उन दोनों केस में इनको आईटीसी का रिफंड मोर देन ₹1 लाख मिला हुआ है सर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मोर देन ₹1 लाख। पढ़िए, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड अ रिफंड अमाउंट ऑफ मोर देन ₹1 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर on account of unutilized input tax credit under clause number 1 of the first proviso of subsection 1 of section number 54, मतलब जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, सेकंड सेम केस है बेटा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, रिफंड अमाउंट ऑफ मोर देन ₹1 लाख इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर ऐसे लोगों को मोर देन ₹1 लाख का रिफंड दिया है सरकार ने, तो वैसे भी इनको इनके रिकॉर्ड्स वगैरह सब चेक किए गवर्नमेंट ने, रिफंड देने से पहले सब कुछ वेरीफाई किया होगा और ये जेन्युइन लोग होते हैं बेटा, तभी रिफंड मिल रहा है इनको। समझे मेरी बात? तो इन दो केस में भी गवर्नमेंट ने बोल दिया आप पे ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। तो कुल मिला के जिनको भी दो ही केस है ये बेटा जिनमें आईटीसी का रिफंड मिलता है, इनको अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में आईटीसी का रिफंड मिला है मोर देन ₹1 लाख। ठीक है सर। फोर्थ सॉरी, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज्ड हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर एन अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी applied cumulatively up to the said month in the current financial year। मैं समझा देता हूं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल हम अक्टूबर 2021 मंथ की बात कर रहे हैं मान लो, डी पॉइंट का मतलब ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2021, मान लो हम अक्टूबर 2021 में खड़े और उसकी लायबिलिटी पे करने की बात आ रही है। हमारा करंट मंथ में जो टर्नओवर है टैक्सेबल सप्लाई का वो मोर देन ₹50 लाख है, हमारे पे रूल अप्लाई होता है। पर हमने मान लो हमारे करंट मंथ की लायबिलिटी है ₹10 लाख, करंट मंथ की लायबिलिटी है ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस मतलब सर इतना ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है और इस आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ है, हाँ ना बच्चों? तो क्या आप पे रूल अप्लाई होगा? तो सर उसके लिए बोल दिया है कि आप देख लीजिए अक्टूबर 2021 मंथ तक, मतलब अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 तक सब इन सारे मंथ का एक साथ टोटल लायबिलिटी कितना था सर? इन सब मंथ का मान लो टोटल लायबिलिटी था, अब तक का आपने कैलकुलेट किया जो एक्चुअल लायबिलिटी था आपका वो था 70 लाख रुपए, ओके, इंक्लूडिंग अक्टूबर मंथ ऑल्सो। अब जो अब तक की ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 70 लाख रुपए, उसका एटलीस्ट 1% आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो थ्रू कैश, मतलब इसका 1% मींस 70,000 रुपए आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो इन कैश। तो सर करंट मंथ में आपको ये रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब 70,000 रुपए तक का कैश में टैक्स जीएसटी में आप सितंबर 2021 तक ऑलरेडी पे कर चुके हो सरकार को, मतलब सरकार देखती है कि जेन्युइन आदमी भाई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो अक्टूबर 2021 का आपका 10 लाख का जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है ये पूरा ही आप आईटीसी यूज करके पे कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर टिल द करंट मंथ क्यूमुलेटिवली ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर आप ऑलरेडी 1% से एक्सेस में टैक्स पे कर चुके हो, 1% से एक्सेस मतलब 70,001 रुपए एटलीस्ट आप टैक्स पे कर चुके हो बेटा, हाँ है ना, इन कैश। क्लियर, डन। सरकार लास्ट, ये गवर्नमेंट के लोग वैसे भी ये फ्रॉड नहीं करते बेटा, तो इनको ये रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। द रजिस्टर्ड पर्सन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू, अ लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी।
तो सर इनके केस में ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, इनको तो पूरा ही अगर कैश पूरा ही अगर क्रेडिट के थ्रू पे करना है पे कर सकते हैं साहब। ओके, पर यहाँ पे बोल दिया है क्या, अच्छा खत्म ये रूल पूरा खत्म हो गया। ये 5 लोगों को बेनिफिट दिया, बाकी बोल दिया कि तुमको एटलीस्ट 1% तो कैश में टैक्स पे करना ही पड़ेगा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, यहाँ पे लास्ट में बोल दिया कि अगर कमिश्नर को लगता है कि जेन्युइनिटी है इस केस में और एसएससी रिक्वेस्ट कर रहा है साहब, तो ऐसे केस में उसको लगता है जेन्युइन है केस, तो वो अलाउ कर सकता है, ठीक है पे कर दो सारा पूरा का पूरा क्रेडिट में, ये रूल आप पे अप्लाई नहीं होगा। पढ़ लीजिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ, या तो कमिश्नर या कमिश्नर ने जिस ऑफिसर को ऑथराइज किया इस बिहाफ में, मे रिमूव द सेड रेस्ट्रिक्शन आफ्टर सच वेरिफिकेशन एंड सच सेफगार्ड एज ही मे डीम फिट। मतलब कमिश्नर या उसके ऑथराइज ऑफिसर को लगता है कि ठीक है इस पर्टिकुलर केस में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एसएससी रिक्वेस्ट करता है, तो ऐसे केस में सर या जेन्युइनली इनको लगता है कि उस केस में रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं, तो वो हटा भी सकते हैं इस रेस्ट्रिक्शन को आफ्टर टेकिंग सच प्रिकॉशंस, मतलब सेफगार्ड एज ही में डीम फिट, उसको लगता है ये सेफ्टी रखनी पड़ेगी, ये कंडीशन पूरी कर लो, आपके रूल अप्लाई नहीं होगा तो कर सकता है, पावर दे रखा है कमिश्नर, कोई खास बात नहीं है। क्लियर, ये रूल नंबर 86 भी खत्म होता है। अब मैं एक बार वापस से बोल देता हूं बेटा, ये रूल क्या कहता है बेटा। सबसे पहली बात, अगर आपका करंट फाइनेंशियल में करंट मंथ में आपका टर्नओवर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई विदाउट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई मोर देन ₹50 लाख है, तो आप ये रूल अप्लाई होगा और बोल दिया आपको एटलीस्ट 1% इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम आप 99% ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज कर सकते हो। अब ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई आपको एटलीस्ट 1% कैश में पे करना पड़ेगा, पर इन 5 लोगों पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। उनके डायरेक्टर वगैरह ने सर या कर्ता ने मैनेजिंग कमेटी के एटलीस्ट 2 मेंबर्स ने, तो सर इन्होंने क्या किया हुआ है, 1 लाख से ऊपर इनकम टैक्स पे किया हुआ इन दी प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स। सेकंड, इनको पिछले साल 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा जीएसटी का आईटीसी का रिफंड मिला हुआ साहब, भले वो जीरो रेट सप्लाई हो या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो। फिर बोल दिया क्या, आपने करंट मंथ तक क्यूमुलेटिवली अगर हम देखें जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी था उसका मोर देन 1% ऑलरेडी कैश में टैक्स पे कर चुके हो आप। और फिफ्थ, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पीएसयूज इनको बोल दिया ठीक है मस्त रहो, तुम तुम्हारी दिक्कत मत ये रूल अप्लाई मत करो, तुम तुम्हारे मजे करो, और तुम तो वैसे भी गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह है बेटा, ये वैसे भी इस तरह के फ्रॉड नहीं करते हैं, बोगस बिल के काम नहीं करेंगे ये लोग, तो वहां पे ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। और कमिश्नर को पावर दे दिया कि तुम चाहो तो सर अलाउ भी कर सकते हो कि ठीक है मस्त रहो, और सर तुम पे ये रेस्ट्रिक्शन अलाउ नहीं अप्लाई नहीं होगी अगर उनको लगता है कि सर यहाँ पर आफ्टर सच वेरिफिकेशन एंड सेफगार्ड उनको लगता है कि ठीक है ये रूल अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो वहां पे बेनिफिट दे सकते हैं सर। ठीक है, डन, ये रूल नंबर 86 भी खत्म होता है। अब चलिए सर आइए, अब सर अच्छा ध्यान रखना जो भी अमेंडमेंट्स हम पढ़ रहे हैं ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स के लिए बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत टफ नहीं है, बहुत छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है बेटा, बहुत टाइम भी नहीं लगता है इसके अंदर, पर हाँ आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। आइए तो सर हमने आईटीसी के 3 अमेंडमेंट थे, तीनों पढ़ लिए। अब आइए कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में हमने एक टॉपिक पढ़ा था पर्सन्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। सर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 में कंडीशन थी पर्सन्स कौन कौन एलिजिबल नहीं है फॉर कंपोजिशन स्कीम। हमने पढ़ा था क्या, सबसे पहला मैं तुम्हें वो रिपीट कराता हूं सो दैट आपको याद आ जाएगा पॉइंट, और मैं फिर अमेंडमेंट पढ़ा दूंगा आपको। सर हमने पढ़ा था कि यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस। पर हाँ पिछले साल का जो टर्नओवर इन द स्टेट था उसका 10% और ₹5 लाख विचएवर इज हायर तक की आप सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो करंट फाइनेंशियल में, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन। सेकंड हमने पढ़ा था यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। थर्ड you should not be engaged in supply of such goods which are not leviable to GST। फिर हमने पढ़ा था you should not be engaged in supply of goods through electronic commerce operator जहां पर TCS एप्लीकेबल होता है, हाँ है ना, याद आ रहा है कुछ। या फिर नेक्स्ट था क्या, आप उन 4 गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए, पान मसाला गुटखा टोबैको एंड कोल्ड ड्रिंक्स, याद है आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ है ना, एरेटेड वाटर कंटेनिंग शुगर्स आइसक्रीम जिसको हम बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, क्लियर मालिक। या फिर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटी भी नहीं होने चाहिए, हाँ है ना, ये हमने पढ़ा था बेटा। अब यहाँ पे अमेंडमेंट क्या हुआ बेटा कि सिंस देखो अभी मैंने बोला आपको, ये हमने जब लेक्चर पढ़ा था तभी बात करा था कि अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है, नॉर्मल ट्रेडर हो आप या मैन्युफैक्चरर हो या रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर हो, तो प्रीवियस फाइनेंशियल में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है, तो करंट ईयर में 1.5 करोड़ तक आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हो। पर सर करंट ईयर में आप सर्विसेज भी सप्लाई कर सकते हो, कितनी 5 लाख और 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर विचएवर इज हायर तक की आप
सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन जो हमने पढ़ी तो क्या बोला, यू शुड मतलब आप सर्विसेज भी दे सकते हो, पहली बात तो ये, पर कंडीशन में क्या थी, आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते, पर इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। यहां बोल दिया आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई नहीं कर सकते जहां पे टीसी से एप्लीकेबल होता है, तो केवल गुड्स के लिए था, हाँ है ना सर। यहां बोल दिया था थर्ड कंडीशन कि आप ऐसे कोई गुड्स सप्लाई नहीं करना चाहिए जहां पे जीएसटी लेवी नहीं होना चाहिए, तो तीनों कंडीशन केवल गुड्स के लिए थी बेटा। अब सिंस गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके सर्विसेज भी अलाउ कर दी कि आप 5 लाख या 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर व्हिचएवर इज हायर तक सर्विसेज भी दे सकते हो, तो ये रेस्ट्रिक्शन सर्विसेज पे भी लगनी चाहिए ना लॉजिकली। इसलिए गवर्नमेंट ने सर फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू अमेंडमेंट करके और सर्विसेज वर्ड भी यहाँ पे तीनों कंडीशन में ऐड कर दिए हैं। ये देखिए और सर्विसेज, तो सर अब कंडीशन क्या होगी, यू शुड नॉट बी देखो ये है persons who are not eligible to opt for composition scheme, ये मैंने हेडिंग ऊपर दे दी सो दैट लिंक हो जाए आपका पॉइंट। सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी, फिर इफ यू आर अ सप्लायर ऑफ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हाँ है ना, और सर्विसेज वर्ड ऐड कर दिया यहाँ पे, और सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू ईसीओ हु इज लायबल टू हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। तो सर ध्यान रखिएगा, आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं कर सकते, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं कर सकते, आप ऐसे कोई गुड्स या सर्विस भी सप्लाई नहीं कर सकते जहां पे जीएसटी लेवी नहीं होता है, फिर आप ऐसे किसी ईसीओ के थ्रू गुड्स या सर्विसेज भी सप्लाई नहीं कर सकते जहां पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। अच्छा, जो हमने सर्विसेज का कंपोजिशन स्कीम पढ़ा था सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A जो सर्विसेज का कंपोजिशन स्कीम था जहां पे 50 लाख का लिमिट था बेटा, वहां पे तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सिंस वो स्कीम बाद में आई थी, गवर्नमेंट ने बाद में ऐड किया वो सेक्शन, तो वहां तो वैसे भी गवर्नमेंट ने ध्यान रखते हुए वहां पे गुड्स और सर्विस दोनों वर्ड वैसे भी पहले ही से यूज कर रखे थे, इसलिए सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A में तो ऑलरेडी आप देखेंगे तो ये सारी कंडीशन में गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विस दोनों लिखा हुआ था, और यहां पर केवल गुड्स लिखा हुआ था क्योंकि इनिशियली जब कंपोजिशन स्कीम आया था तब केवल गुड्स ही वो सप्लाई कर सकते थे, पर बाद में उन्होंने 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर तक की सर्विसेज भी अलाउ करी थी, इसलिए यहां पर अब गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज वर्ड ऐड कर दिया बेटा। माहौल शायद पॉइंट समझ में आ गया बेटा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर रहे हो तो भी आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, बस सिंपल सी बात ये। ओके चलिए सर आइए। अच्छा एक बात और, ये जो अमेंडमेंट हुआ है इसकी वजह से जो भी मैंने क्वेश्चन आपको अपनी बुक में दे रखे थे, क्वेश्चन जो मैंने आपको बुक में दे रखे मतलब इलस्ट्रेशन भी दिए हुए थे प्लस हाउस दी जोश, उसमें जो सर आईसीआई स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन थे उनमें जहां जहां चेंजेस थे वहां पे भी और सर्विसेज वर्ड मैंने लिख दिए, और वो पेजेस भी मैंने स्कैन करके यहाँ पे आपको दे दिए सो दैट आपको अपने आंसर में डायरेक्ट वो वर्ड चेंज करना रहे, चेंज मतलब इंसर्ट करना रहे। देखिए बेटा जैसे आप ये पेज देखेंगे उसमें इलस्ट्रेशन 12 था बेटा आपका। अच्छा मैंने जहां पे भी अमेंडमेंट था ना बेटा वहां ए मार्क किया, ए फॉर एप्पल नहीं रहे, हम सीए है, सीए पढ़ रहे हैं, हमारे लिए ए फॉर अमेंडमेंट, बी फॉर बड़ा अमेंडमेंट, ठीक है। अब ये मत पूछना सर सी फॉर क्या होता है, ठीक है अभी छोड़ो आप, उसका मीनिंग बाद में समझाऊंगा मैं आपको। ओके तो सरकार यहां तक आपको शायद बात समझ में आ गई। ओके 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 तो सर जैसे ये इलेक्शन 12 था उसमें जैसे मैंने ए मार्क किया, अब यहाँ पे कोई मैंने चेंज नहीं किया, मतलब आप समझना कि क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे भी कंटिन्यू हो रहा था, तो यहाँ पे और सर्विसेज ये वर्ड ऐड कर दिए बेटा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट अपने बुक के अंदर ये वर्ड ऐड करने हैं। ओके चलिए सर, सो दैट देखो अल्टीमेटली अमेंडमेंट हुआ वो तो पढ़ ही लिया, पर उसकी वजह से ज्यादा क्वेश्चन में चेंज हुआ, हाँ आपको टेंशन नहीं करना सर कौन कौन से क्वेश्चन चेंज हुआ वो भी दे दिए। तो आईटीसी का जो चैप्टर था उसमें क्वेश्चन में कोई किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं था, किसी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं था, इसलिए मैंने वहां हाउस दी जोश के लिए कोई पेज नहीं दिया, जहां चेंज थे वहां मैंने ध्यान रखते हुए चेंज करके आपको दे दिया, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ओके जैसे यहाँ पर भी हाउस दी जोश जो रखा है उसमें यहाँ पर और सर्विसेज वर्ड ऐड हुए हैं सरकार, ठीक है मालिक। फिर यहाँ पर भी एक क्वेश्चन में और सर्विसेज वर्ड ऐड हुआ है, मतलब अमेंडमेंट हुआ उसकी वजह से यहाँ पे भी ऐड करना पड़ा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा, ठीक है। अब आपको टेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम अगला अमेंडमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, तो सर ध्यान दीजिएगा ये अमेंडमेंट नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपनी वेबसाइट से बेटा, ठीक है। प्लस अपना जो टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है उसमें भी हम इसका लिंक शेयर कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके अब ये अमेंडमेंट नोट्स को आप प्रिंट कर लीजिए, अपने बुक के अंदर मार्किंग कर लीजिए, जो भी बुक आपके पास है उसमें मार्किंग कर लीजिएगा। चलिए
कंपोजिशन स्कीम के भी अमेंडमेंट हो गए। अब चैप्टर 7 जो था अपना आरसीएम, कोई अमेंडमेंट नहीं है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। फिर चैप्टर नंबर 8 मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट, एक भी अमेंडमेंट नहीं है मेरे बच्चों। क्लियर? तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब हम आगे कहां? रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी सर, उसका जो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन था उसमें थोड़े बहुत चेंज हुए हैं, आधार से रिलेटेड जो पॉइंट थे बेटा सरकार। तो मैं अब आ गया हूं डायरेक्टली चैप्टर 9 में, जो रजिस्ट्रेशन था। आपने अगर किसी और से पढ़ा है या किसी और बुक से पढ़ा तो हो सकता है आपका चैप्टर कोई और, टॉपिक तो सारे वही है ना भाई। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सर ये पेज आपको अपने बुक में मिलेगा, ये पेजेस आप अपने बुक में बाद में देख लेना, पहले तो आप पढ़ो कि क्या अमेंडमेंट मैंने पढ़ा है आपको, फिर बाद में एक साथ मार्किंग कर लेना। ओके, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में बेटा जैसे इस पेज पे कोई चेंज नहीं है। क्लियर? अगले पेज पे जैसे यहाँ पे चेंजेस है, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन वर्ड्स में आपको मिल जाएंगे बेटा। तो वो अमेंडमेंट जो है वो मैं तुम्हें समझा देता हूं। पर सर पहले मैं केवल अगर अमेंडमेंट पढ़ा दूंगा आपको तो शायद आपकी लिंकिंग नहीं बैठ पाएगी, इसलिए प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन को एक बार थोड़ा सा आपको शुरुआत से ही पढ़ाता हूं कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। मैं आपको डायरेक्टली अमेंडमेंट्स में कवर कर दूंगा, तो लिंक भी हो जाएगा, माहौल भी बन जाएगा और मजे से आपको समझ में भी आ जाएगा, और अमेंडमेंट क्या था वो भी लिंक हो जाएगा। चलिए बच्चों देखो, आपको पता है जब भी हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, कोई दुकान तो है नहीं जाएगा आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे कि भैया एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देना। तो सर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे www.gst.gov.in पर अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली। आपको फॉर्म नंबर जीएसटी, सर ध्यान रखिएगा, जीएसटी आरईजी, रजिस्ट्रेशन का आरईजी 01 ये फॉर्म नंबर है बेटा, यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। उसके पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट होते हैं, ये आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पर वापस एक हिंट दे रहा हूँ, वापस आपको लिंकिंग हो जाए अमेंडमेंट के साथ, इसलिए पूरा पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं। सर पार्ट ए, सर जैसे आप गवर्नमेंट, मैंने आपको वेबसाइट खोल के बताया था बेटा, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, लिंक ओपन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन वाला, क्लियर, डायरेक्ट जीएसटी आरईजी 01 ही फॉर्म ओपन होता है, उसका पार्ट ए ओपन हो जाएगा, उसमें इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। सर आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, अरे हाँ है ना रे होशियारी। सर उसमें पैन नंबर आपसे पूछते हैं, ईमेल आईडी पूछते हैं बेटा, एड्रेस तो नहीं पूछते, आपका नाम पूछेंगे, पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कौन से स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, वो पूछेंगे, कंफर्म करोगे। सर पैन नंबर जो आपने डाला उससे सीबीडीटी की साइट से वो लिंक करके डेटा फैच कर लेगा, इन्फॉर्मेशन ले आएगा सर आपकी निकाल के। क्लियर? वही से नाम आ जाता है बेटा आपका तो इनफैक्ट। सर फिर सबसे इंपॉर्टेंट पैन नंबर होता है बेटा, वही से डेटा फेच कर लेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट से, और वहीं पे नाम वगैरह सब आपका ऑटोफिल हो जाएगा। अब सर ध्यान दीजिएगा बेटा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाएंगे। वेरीफाई जैसे हुए उसके बाद आपको एक टीआरएन, टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, उसको यूज करके वो टेम्पररी टीआरएन जैसे आप डालेंगे पार्ट बी ओपन हो जाएगा बेटा आपका। पार्ट बी ओपन होगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी स्कैन करके अपलोड करने होंगे वो सारे आप अपलोड करेंगे। फिर जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपसे पूछेगा, एप्लीकेशन सबमिट कर दिया आपने, उसके बाद आपको पूछेगा कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। अच्छा, जो लोग सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D में कवर है, सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D हम आगे पढ़ेंगे बेटा, वहां पे जो लोग कवर है उनको आधार के लिए अप्लाई ही नहीं करना है, उनपे ये प्रोविजन आधार के अप्लाई नहीं होंगे, उनको छोड़ दो सर। बाकी सब लोगों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है। अब वहां ऑप्शन पूछेगा आप आधार ऑथेंटिकेशन करवाना चाहते हो कि नहीं। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया तो आपके लिए कहानी अलग हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई, बात खत्म बेटा। क्लियर? अब आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर को फॉरवर्ड हो जाएगी, वो देखेगा और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए बात करेंगे आगे हम। अब सर आपने अगर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक लिंक आएगा, वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपको सर वो आधार से लिंक वेबसाइट पे ले जाएगा, वहां पे आधार ऑथेंटिकेशन वेरीफाई कराएंगे, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई हो गया, काम खत्म बेटा। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। क्लियर? सर अब आधार ऑथेंटिकेशन हो गया तो सर अब सर ध्यान देना, जैसे आधार ऑथेंटिकेशन कराया, ये मान लेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, पर अगर मान लो आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया पर 15 डेज हो गए और आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया आपने, तो जब 15 डेज एक्सपायर होंगे तब मान लेंगे आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट अब हुई है सर। तो सर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी कब मानेंगे सर हम? या तो आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया वो दिन, या 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द आधार ऑफ द पार्ट बी एप्लीकेशन। क्लियर? तब मान लेंगे आपका विच एवर इज अर्लियर, मतलब या तो आधार ऑथेंटिकेशन हो गया या 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पार्ट बी, विच एवर इज अर्लियर, वो डेट हो जाएगी लास्ट डेट जब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, और जब आपकी एप्लीकेशन मान लेंगे कि आपने अप्लाई कर दिया। अब सर ये डेट रिलेवेंट क्यों है? आपने
जो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट करी, ये डेट रिलेवेंट क्यों है? क्योंकि उसके बाद डिपार्टमेंट को टाइम मिलता है आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने का। अब ध्यान देना बेटा, जैसे ही आपने एप्लीकेशन सबमिट करी, आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, वो डेट या 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पार्ट बी व्हिचएवर इज अर्लियर इज द डेट जब मानेंगे कि आपने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दी है। अब उस दिन से पहले डिपार्टमेंट को 3 वर्किंग डे का टाइम था। ध्यान दीजिएगा, अमेंडमेंट हुआ, मेजर अमेंडमेंट बेटा प्रोसीजर पार्ट में। पहले डिपार्टमेंट को 3 वर्किंग डे का टाइम था कि 3 वर्किंग डे में या तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दे या फिर आपको नोटिस सर्व कर दे कि साहब अगर उनको कोई क्लेरिफिकेशन को डॉक्यूमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नोटिस दे देंगे आपको, शो कोज नोटिस विद इन 3 वर्किंग डेज, या फिर 3 वर्किंग डे में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। पर अब अमेंडमेंट हुआ, यहां तक कोई अमेंडमेंट नहीं था बेटा, यहां तक जो मैंने पढ़ाया था वही मैंने रिपीट किया। अब अमेंडमेंट ये हुआ कि इंस्टेड ऑफ दोज 3 वर्किंग डेज नाउ डिपार्टमेंट के पास 7 वर्किंग डे का टाइम है। मतलब जिस दिन आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गई, उसके 7 वर्किंग डे में देखिए सबसे पहला अमेंडमेंट और बड़ा अमेंडमेंट है बेटा ये, क्योंकि जब से जीएसटी आया था तब से 3 वर्किंग डे ही था, अभी 7 वर्किंग डे कर दिया है बेटा। यह ध्यान रखिएगा, 3 वर्ड को कट किया हुआ है, क्लियर? वो तो पतला सा एक स्ट्राइक थ्रू किया हुआ इसलिए दिख नहीं रहा होगा, 3 को डिलीट किया हुआ है और 7 लिखा हुआ है बेटा। तो सर 7 वर्किंग डे में अगर एवरीथिंग इज फाउंड ओके तो वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे इन फॉर्म नंबर जीएसटी REG 06, या फिर उनको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट, कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो विद इन 7 वर्किंग डे आपको नोटिस सर्व करके बोल देंगे कि भाई हमको ये इन्फॉर्मेशन दो, ये क्लेरिफिकेशन दो, नोटिस सर्व कर देंगे। पर इन 7 वर्किंग डे में अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया डिपार्टमेंट ने, तो ये मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है एंड आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। हाँ है ना बच्चों? तो सर 3 वर्किंग डे की जगह 7 वर्किंग डे हो गए। अच्छा, अब सर मान लो उन्होंने आपको नोटिस सर्व कर दिया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दे, बात खत्म बेटा। पर अगर उनको कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको उन्होंने नोटिस सर्व कर दिया विद इन 7 वर्किंग डे। अब नोटिस आपके पास आ गया, इलेक्ट्रॉनिकली आएगा बेटा आपके पोर्टल पे ही। अब सर नोटिस जो सर्व हुआ है उसका आपको रिप्लाई देना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगी वो देना पड़ेगा, और आपको भी 7 दिन का टाइम दिया गया है। 7 वर्किंग डे में आपने रिप्लाई दे दिया। अच्छा, अगर आपको 7 दिन का वक्त दिया, आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो डिपार्टमेंट के पास, ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दे, क्लियर? अच्छा, आपने रिप्लाई दिया, आपने अगर रिप्लाई दिया तो उसके 7 वर्किंग डे में अगेन डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है वो आपके क्लेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखेगा, चेक करेगा, इफ एवरीथिंग फाउंड ओके तो आपकी एप्लीकेशन वो अप्रूव कर देगा और रजिस्ट्रेशन दे देगा आपको। और अगर उसको लगता है मामला गड़बड़ है तो विद इन 7 वर्किंग डे वो क्या कर देगा, आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। पर आपकी रिप्लाई सबमिट करने के लिए आपको 7 दिन का वक्त दिया, फिर डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करके अप्रूव करने का भी उनको 7 दिन का वक्त दिया। मतलब अगर आपके रिप्लाई करने के 7 वर्किंग डे के अंदर अंदर या तो डिपार्टमेंट को आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करनी है या रिजेक्ट करनी है, कुछ भी नहीं किया तो मान लेंगे आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या हो गई है, अप्रूव हो गई है, डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, क्लियर? और रजिस्ट्रेशन हो गया है मान लिया जाएगा आपका, ठीक है मालिक? तो सर यहाँ पे एक तो वो 3 दिन से बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया बेटा, इंक्रीज टू 7 वर्किंग डे, ओके मालिक? अब देखिए बेटा, अब एक लास्ट बात और बची मेरी तरफ से, सुनिए। ये दोनों बॉक्स जो ना बेटा, ये और ये एरो मार्क कर देता हूं, एक तो @ मार्क किया हुआ है, एक हैश मार्क किया हुआ है। @ देखो मैंने यहां पे मार्क किया हुआ है और हैश मैंने यहां पे मार्क किया हुआ है, ठीक है? तो वो लिंक हो जाएंगे आपको, सो दैट चार्ट भी अच्छे से बन जाएगा और लिंक होके वहां पे पॉइंट समझ में भी आ जाएगा आपको। जहां @ लिखा है वहां पे आपको यहां से देखना है, और जहां पे हैश लिखा हुआ है यहां से देखना है। पर हाँ, आपको अभी मेरी तरफ देखना बस। सर मैं तुम्हें समझाता हूं यहाँ क्या लिखा है, दोनों पॉइंट एक साथ समझ में आएंगे, एक साथ लिंक होंगे, माहौल। सरकार ध्यान देना, उधर पढ़ने दिमाग में लगाओ, इधर लगाओ, इधर। सर ये बोला है, अच्छा भाई आपने अगर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया था, याद है बेटा, जब आपने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट किया था इन पार्ट बी, उस पर तो ऑप्शन पूछा था आपसे, क्या आप आधार ऑथेंटिकेशन करवाना चाहते हैं या नहीं? अगर करवाना चाहते हैं तो आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवाया होगा, या फिर सर आप फेल हो गए आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। सुनना मेरी बात ध्यान से, 2 केस बनेंगे इसमें, या तो आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं किया, उन लोगों के लिए क्या होगा, और सेकंड
जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया था बट दे फेल्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब जब उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन करवाना चाहा तो वो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवा पाए। अच्छा, जिन्होंने सक्सेसफुली आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया था उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, वहां पे 7 वर्किंग डे में या तो डिपार्टमेंट आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा या फिर नोटिस दे देगा आपको बेटा, और नहीं दिया तो मान लेंगे ये रजिस्ट्रेशन हो गया। पर सर पीपल हु didn't opted for Aadhaar authentication at all or who opted for Aadhaar authentication but failed for Aadhaar authentication, वो लोग, या फिर सेकंड कमिश्नर या एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाला ऑफिसर जिसको अप्रूव किया है कमिश्नर ने, ऑथराइज किया है कमिश्नर ने या कमिश्नर खुद। सर सुनना मेरी बात ध्यान से, ये तो अथॉरिटी होगी बेटा। अब मैं मान लो प्रॉपर ऑफिसर हूं, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि किसी पर्टिकुलर एसएससी के केस में भले उसने आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया पर किसी पर्टिकुलर एसएससी के केस में उसके प्लेस ऑफ बिजनेस को फिजिकली वेरीफाई करने के बाद ही उसको रजिस्ट्रेशन देना चाहिए, ऐसा प्रॉपर ऑफिसर को लगता है। तो आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर ऑफ द कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाला ऑफिसर जो ऑथराइज करेगा कमिश्नर, जिसको भी ऑथराइज किया कमिश्नर ने इस पर्पस के लिए बेटा, तो उससे मैं प्रॉपर ऑफिस, उससे ये प्रॉपर ऑफिसर क्या लेगा, परमिशन लेगा कि साहब मैं उसके बिजनेस प्रीमाइसेस का, प्लेस ऑफ बिजनेस का जिसके लिए उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया उसको फिजिकली वेरीफाई करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है मामला गड़बड़ है। तो उसने अगर अप्रूव कर दिया तो ऐसे केस में वो पर्सन भी कवर हो गया इस प्रोविजन के अंदर। अब इस प्रोविजन में 3 लोग कवर हुए बेटा, कौन 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 मैं बोलता हूं, ध्यान रखना। यहां पे जो दोनों बॉक्स मैंने ओपन किए, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, ये दोनों बॉक्स के लिए 3 लोग हैं बेटा। 3 लोग कौन, सुनना। फर्स्ट, जिसने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं किया। अच्छा एक बात और, उससे पहले सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D में जो लोग कवर, उनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही नहीं, उन पे तो आधार के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। उन्होंने तो जिस दिन सर अपनी एप्लीकेशन इन पार्ट भी सबमिट करी उस दिन मान लेंगे उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी और उसके बाद 7 वर्किंग डे में उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या तो मिल जाएगा या फिर नोटिस सर्व हो जाएगा बेटा, ठीक है मालिक। अब सर तो उन पे आधार वाले प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, बात ही खत्म बेटा। अब सर सुनिएगा बात को, जो लोग आधार ऑथेंटिकेशन में फेल हो गए, आधार के लिए ऑप्ट किया और आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवा पाए, फेल हो गए बेटा विद इन 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी, या फिर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं किया। और थर्ड लोग, प्रॉपर ऑफिसर को, थर्ड पर्सन मतलब कौन, वो जिसके लिए प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इसके प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए और उसके लिए अप्रूवल मिल गई कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर के थ्रू, हाँ है ना बच्चों। तो ये 3 लोग के लिए 30 दिन का टाइम मिला है, 30 डेज का टाइम मिला है डिपार्टमेंट को। कितना, 30 दिन सर, 30 डेज का टाइम मिला है डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर को टू अप्रूव द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। जैसे ही वो पार्ट बी सबमिट करेगा सर, उसके बाद या तो उसने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं किया या ऑप्ट किया पर वो फेल हो गया, 15 दिन एक्सपायर हो गए, तो सर विच एवर इज अर्ली, मतलब 15 दिन, तो सर वहां से 30 दिन का टाइम मिलेगा। जिस दिन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन था, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन था, वहां से 30 दिन का वक्त है। नॉर्मल लोगों के लिए 7 दिन का टाइम है, इनके लिए 30 डेज का टाइम मिला है डिपार्टमेंट को। और 30 दिन के अंदर डिपार्टमेंट या तो इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा या फिर इनको नोटिस सर्व कर देगा कि साहब हमको ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट क्लेरिफिकेशन चाहिए। मतलब पहली बात तो ये, इन 3 कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा प्रीमाइसेस का। क्या करेगा साहब, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा प्रीमाइसेस का एज पर रूल नंबर 25। और फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद उसको लगता है एवरीथिंग इज फाउंड ओके, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। और उसको लगता है नहीं साहब यहाँ पे मामला गड़बड़ है, तो वो कुछ क्लेरिफिकेशन मांगने के लिए आपसे डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन वगैरह मांग सकता है, क्लेरिफिकेशन मांग सकता है बेटा, है ना। पर यहां पर या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे आपको या फिर नोटिस सर्व कर देंगे, पर टाइम लिमिट कितना है, 30 दिन का है। हाँ, इन 3 कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए इस 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया डिपार्टमेंट ने, तो ऐसे केस में मान लेंगे कि इनकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गई है और रजिस्ट्रेशन हो गया है। पर सर जिस तरह से नॉर्मल लोगों के लिए 7 दिन का वक्त मिलता है डिपार्टमेंट को, वैसे इन लोगों के केस में 30 दिन का वक्त मिलेगा। और हाँ, 30 दिन के अंदर डिपार्टमेंट या तो इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड, या फिर नोटिस में भी सर्व्ड।
हाँ है ना बेटा? तो दोनों केस के लिए ये तीनों लोगों के लिए लिखा है, इसलिए मैंने बोला दोनों पॉइंट सेम है बेटा। समझे मेरी बात? तो सर हाँ, डिपार्टमेंट को लगता है कि 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देना चाहिए आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन, तो सर सर्टिफिकेट दे देगा। पर अगर इनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड या क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो उसको नोटिस सर्व कर देगा। पर ये 30 दिन के अंदर न तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू किया, नहीं कोई नोटिस इश्यू किया, तो ऐसे केस में डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। और 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन के एक्सपायर होते ही ये मान लेंगे कि उनकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गई और उनको रजिस्ट्रेशन मिल गया। क्लियर? पक्का? अच्छा, अगर मान लो इनको नोटिस सर्व कर दिया विद इन 30 डेज, तो उसके 7 वर्किंग डे में आपको रिप्लाई देना होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होंगे, और उसके बाद डिपार्टमेंट विद इन नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज या तो आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देगा या फिर वो रिजेक्ट कर देगा और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। पर सर अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया नेक्स्ट 7 डेज में आपके रिप्लाई होने के बाद, तो सर आफ्टर 7 डेज ये मान लेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है और भारत माता की जय होगी। क्लियर? पक्का बच्चों? डन। तो बस इन लोगों के लिए जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो उसके बाद 30 दिन का टाइम मिलेगा डिपार्टमेंट को, अदरवाइज नॉर्मल लोगों के लिए 7 दिन का टाइम मिलता है डिपार्टमेंट को। और हाँ, आपने अगर डिपार्टमेंट नोटिस सर्व करने के बाद आपने रिप्लाई दिया, उस रिप्लाई के बाद दोनों ही केस में 7 दिन का ही टाइम होता है सर डिपार्टमेंट को, भले ये लोग हो या नॉर्मल लोग हो बेटा। क्लियर? अगर कोई क्लेरिफिकेशन के लिए आपको नोटिस सर्व किया, उसका आपने रिप्लाई दिया 7 दिन के अंदर, उसके बाद डिपार्टमेंट को 7 दिन का वक्त है इनको सर या तो एप्लीकेशन अप्रूव करने का या रिजेक्ट करने का बेटा। क्लियर? और उस 7 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया दोनों तरह के कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए, तो ऐसे केस में मान लिया जाएगा आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। ठीक है मालिक? तो ये मैंने आपको अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग भी समझा दिया बात। जो नेक्स्ट पेज पे दे रखा है ना पैराग्राफ बेटा, डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पूरा पॉइंट लिंक करते हुए बेटा। ओके मालिक? डन। माहौल सरकार, अब बस अपने को एक जगह और जो अमेंडमेंट हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधार ऑथेंटिकेशन किन किन लोगों को कराना है बेटा, इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है बेटा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। पर हाँ, सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D जिसमें लिखा था कि इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना है, तो किन किन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना है उसमें अमेंडमेंट हुआ। और पहले क्या था बेटा? पहले उन्होंने सिंपली लिखा हुआ था कि अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, प्लस ये जो लोग थे ना बेटा जिनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है, यहाँ पे लिखा होता डायरेक्टली कि इन लोगों के अलावा कोई भी अदर पर्सन को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। तो सर वो क्या क्लेरिफाई नहीं था, मतलब वहां पे कंफ्यूजन होता था कि आखिर किसको नहीं कराना आधार ऑथेंटिकेशन, तो क्लियरली गवर्नमेंट ने क्लियर शब्दों में लिख दिया कि इन इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना है। अब सर देखिए किन किन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना है एज पर सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D। फर्स्ट, a citizen, a person who is not a citizen of India. Second, a department or establishment of the central government or state government. Then local authority, a statutory body, public sector undertaking PSU, and a person applying for UIN number, unique identity number, मतलब वो याद है स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UNO एटसेट्रा बेटा। हाँ है ना सर, फॉरेन रिप्रेजेंटिंग एजेंट वगैरह बेटा। तो इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है, इन पे ये आधार के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, और इन लोगों के लिए तो नॉर्मल 7 वर्किंग डे वाला प्रोविजन ही चलेगा बेटा। ओके माहौल सरकार, तो ये हो गए आपके आधार से रिलेटेड बातें, प्लस जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर था वो मैंने पूरा ही आपको वापस पढ़ा दिया अलोंग विद द अमेंडमेंट्स। आइए बच्चों, अब हम चल रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका कैंसिलेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए, तो उसके रिगार्डिंग में आपको कहां का अमेंडमेंट हुए वो समझा देता हूं। पर उसके लिए मैं कोशिश करूंगा अगेन, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको समझाया, वैसे ही कैंसिलेशन का जो सिस्टम है वो पूरा ही लिंक करते हुए चलूं मैं आपके लिए बेटा। ठीक है? यहाँ पे कुछ जगह चेंजेस हुए, मैं आपको साथ साथ पढ़ाता जाऊंगा बेटा। तो सर देखिए, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कैंसिल की बात कब आएगी? दो तरह की बात आती है बेटा, या तो एसएससी खुद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, या फिर डिपार्टमेंटल ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है अगर आपने कोई वायलेशन की है तो। ओके, सबसे पहली बात, आप खुद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कब करेंगे? तो मैं सर वो सारी बातें बता रहा हूं जो हमने पढ़ी हुई ऑलरेडी, फिर बाद में जो अमेंडमेंट हुआ वो भी लिंक हो जाएगा, वरना डायरेक्ट अमेंडमेंट अगर पढ़ाऊं तो टाइम बहुत कम लगेगा, पर नो डाउट उससे लिंकिंग करने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, इसलिए मैं पूरा ही पढ़ा रहा हूं आपको। ओके, तो सर किन किन केसेस में रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड? जब एसएससी खुद अप्लाई करेगा कैंसिलेशन के लिए, या उसके लीगल हायर अप्लाई करेंगे अगर एसएससी की डेथ होगी तो। फर्स्ट पॉइंट, जब कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेगा एसएससी खुद, बिजनेस डिसकंटिन्यूड, क्यों? या तो वो ट्रांसफर कर दिया है फुली फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, डेथ होगी प्रोप्राइटर की, उसके लीगल हायर कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, तो ऑब्वियसली जिस प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है उसका पेन नंबर के बेस पे रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, अब पेन नंबर खत्म तो उसका रजिस्ट्रेशन भी सरेंडर करना पड़ेगा साहब। सेकंड,
अमलगमेटेड विद अदर लीगल एंटिटी, तो सर नई एंटिटी को जो लीगल जो ऑलरेडी अमेलगमेट हो गई वो तो नई एंटिटी बन गई, ये कंपनी बंद हो गई, तो सर इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। देन डीमर्ज हो गई साहब, ए बी लिमिटेड अलग बन गई, बी लिमिटेड अलग बन गई, तो ए बी लिमिटेड का वर्चस्व खत्म हो गया, ए बी लिमिटेड का आइडेंटिटी खत्म हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल कराना पड़ेगा। या फिर डिस्पोज ऑफ, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर दिया आपने बिजनेस को। नेक्स्ट, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, मतलब जैसे प्रॉपर्टीशिप कंसर्न थी, पार्टनरशिप फर्म बन गई या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई या वाइस वर्सा, कोई भी कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से पैन नंबर चेंज होता है, तो सर रजिस्ट्रेशन नंबर भी पुराना सरेंडर करके नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है रजिस्ट्रेशन नंबर पैन बेस्ड होता है बेटा, ठीक है। प्लस अब जो पढ़ रहा हूं उसमें एक पॉइंट ऐड हुआ है बेटा, अमेंडमेंट कुछ खास नहीं हुआ इसके अंदर, सुनना बेटा, अब तक तो कोई अमेंडमेंट नहीं था। प्लस नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टैक्सेबल पर्सन इज नो लोंगर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 22 और 24। जैसे उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया था, या थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ स्टेट में 10 लाख रुपए 10 लाख की है, कुछ स्टेट में 40 लाख की है, तो सर कुल मिला के थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन उसका क्रॉस हो गया था, उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, और नेक्स्ट ईयर उसको लगता है कि नहीं अब मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं होगा, और या फिर जैसे फॉर एग्जांपल उसने करंट ईयर में इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करना चालू कर दिया था, रजिस्ट्रेशन करवा दिया उसने सर कंपलसरी सेक्शन नंबर 24 के अकॉर्डिंग, और अब उसको लगता है रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, अब मैं इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करूंगा, मेरा टर्नओवर भी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है, आई एम नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो पहले भी था अभी भी है। प्लस यहां पे ये वर्ड्स ऐड कर दिए, या फिर क्या ऐड किया बेटा, और इंटेंड्स टू ऑप्ट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली मेड अंडर सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 3, मतलब अगर किसी असेसी ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था और उसको लगता है अब मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, मेरे को रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना है, तो वो सरेंडर कर सकता है। अच्छा, वैसे ये पॉइंट वैसे पहले भी एप्लीकेबल था, पर अब इसको एक्ट की अथॉरिटी दे दी और एक्ट में इंसर्ट कर दिया बेटा, फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू। तो अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया है और आपको किसी भी वक्त लगता है कि नहीं अब मेरे को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और आई एम नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो ऐसे केस में आप अपना रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हो, कैंसिल करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा ये क्लेरिफिकेशन के लिए पॉइंट ऐड हुआ, बाकी इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। ओके मालिक, ठीक है। अब तो कुल मिला के अमेंडमेंट तो ये केवल ये वर्ड्स ऐड हुए, वो भी कोई खास बात नहीं बेटा। अब आइए आगे जहां अमेंडमेंट हुए वो भी हम बात कर लेते हैं, वो सारे केसेस जहां पे प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल कर सकता है, आपने फॉलोइंग कॉन्ट्रावेंशन किए, क्या क्या कॉन्ट्रावेंशन किए, रूल नंबर 21 कहता है ही डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। देखना बेटा, जो ग्रीन वर्ड्स है वही अमेंडमेंट है, बाकी मैं तो आपको रिवाइज करवा रहा हूं सो दैट लिंकिंग बनी रहे आपकी बस। ओके, ही डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, जो आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया वहां से आप कोई बिजनेस कर नहीं रहे हो साहब, रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड। सेकंड, ही इश्यूज एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, तो यहाँ पे और बोथ वर्ड मिसिंग थे, तो गवर्नमेंट ने जस्ट क्लेरिफिकेशन के लिए और बोथ वर्ड ऐड कर दिया सो दैट लीगली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ जाए, क्योंकि हर जगह पूरे एक्ट में जहां जहां गुड्स और सर्विस लिखा हुआ और बोथ भी लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी लिख दिया सर, सो दैट कभी गुड्स और सर्विसेज का कोई कॉम्बिनेशन है, कोई बोथ सप्लाई कर रहा है, तो वहां पे भी ये पॉइंट अप्लाई होगा। ओके, तो ये भी क्लेरिफिकेटरी नेचर का अमेंडमेंट है, कोई मेजर इसका इंपैक्ट नहीं है। ही इश्यूज इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयरअंडर, देन if he violates the provisions of section number 171 of the CGST Act, that is anti profiting measure, है ना, एंटी प्रॉफिटिंग मेजर हम सीए फाइनल लेवल में पढ़ेंगे बेटा, पर यस ये पहले भी पॉइंट था अभी भी है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, आपने एंटी प्रॉफिटिंग मेजर के प्रोविजंस को वायलेट किया है। देन इफ ही वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 10A, रूल नंबर 10A मतलब याद आया बेटा, रजिस्ट्रेशन कराने के 45 डेज के अंदर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करनी पड़ती है बेटा, तो सर वो आपने नहीं दी, तो ऐसे केस में योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। देन पॉइंट नंबर ई, एफ और जी इस बार नए ऐड हुए हैं, प्योरली नए पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं तीनों। हाँ जी, अब सर ये 3 वायलेशन और ऐड कर दिया, अगर इनमें से भी आपने कोई भी वायलेशन किया तो योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। फर्स्ट इसमें अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 16 ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड देयरअंडर। जैसे मैंने आपको बताया बोगस बिल्स के, तो साहब बोगस बिल का काम करने वाले लोगों के पीछे पड़ गए लोग, तो साफ बोल दिया अगर आपने आईटीसी सर गलत लिया इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 16, जैसे आपके पास इनवॉइस नहीं है आपने क्रेडिट ले लिया, या आपको गुड्स या सर्विस रिसीव नहीं हुआ आपने बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट ले लिया, या इस तरह का कोई भी वायलेशन किया है, सेक्शन 16 के हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हो आईटीसी के लिए और आपने आईटीसी ले रखा है, सर योर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड बाय द डिपार्टमेंट। देन furnishes the details of outward supply in form number GSTR 1 under section 37 for one or more tax periods for which is in excess of actual outward supplies declared in
द वैलिड रिटर्न, मतलब जो जीएसटीआर 3B आपने सबमिट किया अंडर सेक्शन 39 फॉर द सेड टैक्स पीरियड, उसमें तो टैक्स लायबिलिटी कम दिखाई और जीएसटीआर 1 में ज्यादा दिखाई। वापस समझाता हूं बेटा मैं, सरकार मैंने जीएसटीआर 1 जो सबमिट किया उसमें मेरा टर्नओवर ज्यादा दिखाया, मैंने सेल्स ज्यादा दिखाई, तो इससे क्या होगा, रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A में वो क्रेडिट चली जाएगी और उसका वो क्रेडिट ले लेगा बेटा। और इधर जब हमने 3B फाइल किया, हमारा जीएसटीआर 3B, उसके अंदर हमने उतना टर्नओवर नहीं दिखाया, हमने टर्नओवर बहुत कम दिखा के टैक्स सरकार को बहुत कम पे किया, तो उससे क्या हो रहा था बेटा, आपने जीएसटीआर 1 में ज्यादा टर्नओवर दिखा के क्रेडिट तो ज्यादा पास ऑन कर दिया, जैसे 10 लाख का सेल्स दिखाया तो 10 लाख पे जीएसटी 18% मान लो, तो 1,80,000 का क्रेडिट पास ऑन कर दिया जीएसटीआर 2A के थ्रू रेसिपिएंट को। पर जब टैक्स हमारा हम पे करने के थ्रू जीएसटीआर 3B, तब हमने केवल टर्नओवर दिखाया केवल 2 लाख रुपए का। अब 2 लाख पे 18% बनता है सर कितना, सर 36,000, केवल 36,000 टैक्स पे किया, सरकार को केवल मिला 36,000 और रेसिपिएंट ने क्रेडिट लिया 1,80,000 का। सर लोग मजे ले रहे बेटा इस तरह से, और वन और मोर टैक्स पीरियड के लिए उन्होंने जीएसटीआर 1 में टर्नओवर ज्यादा दिखाया और इधर 3B के अंदर सेल्स बहुत कम दिखाई। तो ऐसे केस में सर सरकार को आप एक तरह से चूना लगा रहे हो सर, तो सरकार ने बोला तुम चूना लगाओ, हम तुम्हें चूना वाला ही बना देंगे और योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। क्लियर सर। फिर क्लॉज नंबर जी बोलता है वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 86B। अभी हमने रूल नंबर 86B पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि जिसका भी किसी मंथ का टर्नओवर इज एक्सीडिंग ₹50 लाख अदर देन एग्जाम सप्लाई एंड अदर देन जीरो रिटर्न सप्लाई, उसको मैक्सिमम 99% ही ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे करनी होगी थ्रू क्रेडिट लेजर, बाकी का उसको कैश के थ्रू पे करना पड़ेगा। पर सर उसने वो प्रोविजन को फॉलो नहीं किया और पूरा कैश पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू ही टैक्स पे किया। मतलब उसने रूल नंबर 86B की जो रेस्ट्रिक्शन थी कि मिनिमम आपको 1% टैक्स पे करना पड़ेगा इन कैश, वो फॉलो नहीं किया, तो योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। समझा, डन। ये तीनों पॉइंट नए ऐड हुए, ध्यान रखिएगा बेटा। जब भी नए पॉइंट ऐड होते हैं इस तरह के, तो वहां पर एग्जाम्स में चांसेस बढ़ जाते हैं उनके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के बेटा। देखो नोबडी कैन एश्योर यू कि एग्जाम में क्या आने वाला है, समझे, इसलिए हमने पढ़ा तो सब कुछ है, अच्छे से पढ़ा है, प्रैक्टिकली पढ़ा है, पर हाँ यहाँ पे मैं एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अमेंडमेंट का 1-2 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, लेटेस्ट जो अमेंडमेंट होता है उसका बेटा। ओके चलिए सर, ये तो हो गए वो रीजंस जहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो सकता है, हाँ है ना। अच्छा अगले और रीजंस थे जैसे आपने पढ़ा हुआ है बेटा कि सर आपने कंटिन्यू 6 मंथ तक के लिए कोई रिटर्न्स फाइल नहीं किए, अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न्स फॉर कंटिन्यू 6 मंथ मतलब रजिस्टर 3B, देन अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न्स फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड, और रिटर्न इनको जीएसटीआर 4 फाइल करना पड़ता है एनुअली, तो 3 साल तक इसने एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 सबमिट नहीं किया कंपोजिशन लेवी वाले ने। देन वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट कमेंस्ड द बिजनेस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ये आपने पढ़े हुए, अमेंडमेंट नहीं, बस रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको लिंक करने के लिए। रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय वे ऑफ फ्रॉड, बाय वे ऑफ मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ये सब रीजन अगर थे तो ऐसे केस में योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड, हाँ है ना। और हाँ सर अब ध्यान दीजिएगा, जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो उसका प्रोसीजर क्या है। सर प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, देखो सबसे पहली बात तो आपका रजिस्ट्रेशन पहले सस्पेंड होगा, हाँ है ना, आपकी बात सुनी जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, उसके बाद कैंसिल करेंगे, ठीक है सर। चलिए पर फिर भी मैं एक बार इसका प्रोसीजर थोड़ा सा ब्रीफ में आपको वापस से रिवाइज करा देता हूं। प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पहले आप बात करेंगे, तो प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन में कोई अमेंडमेंट नहीं है, केवल एक जगह ये रेफरेंस दिए सेक्शन नंबर रूल नंबर 21A सब रूल नंबर 2A जो आगे ऐड हुआ रूल नंबर 21A में, बस बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। पर मैं तुम्हें फिर बोल देता हूँ, जस्ट एक ब्रीफ दे देता हूँ मैं। प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे असेसर ने खुद ने ही कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है, तो सर उसने एप्लीकेशन सबमिट करी, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा। पर उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी कोई लायबिलिटी पेंडिंग है तो आपको पे करना पड़ेगा। और याद है आपको आईटीसी पढ़ते वक्त हमने बात करी थी, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है भी, तो जितना भी इनपुट स्टॉक में है, भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो, फिनिश गुड्स कंडीशन में हो या कैपिटल गुड्स पड़ा है, उनका प्रोपोर्शनेट आईटीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, याद है बेटा सर, या एक्चुअल टैक्स पेबल ऑन योर ओपन मार्केट वैल्यू, ऑन द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ दोस गुड्स व्हिचएवर इज हायर, इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जितना स्टॉक है उसका जो टैक्स बनता है वो आपको जमा कराना पड़ेगा एज पर सेक्शन नंबर 29 सब सेक्शन 5 और 6, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को वो कंसिडर करके आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा, कैंसिल इफ एवरीथिंग इज फाउंड इन लाइन। ओके, अब सर जब डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है, तो देखो हमने सारे वायलेशन अभी रिवाइज किए कि इन केसेस में डिपार्टमेंट कैन सुओ मोटो कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। पर हाँ सर, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल ऑलवेज बी गिवन टू दी असेसी, कि सर हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने वाले हैं, क्या आपको कुछ कहना है, तो सर हमेशा डिपार्टमेंट क्या करेगा,
सर डिपार्टमेंट जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने आएगा तो पहले आपको एक नोटिस सर्व करेगा, शो कोज नोटिस देगा बेटा आपको। सुना बचा ध्यान से, सर आपको एक शो कोज नोटिस सर्व करेगा डिपार्टमेंट, फिर उसका आपको रिप्लाई सबमिट करना होगा विद इन नेक्स्ट 7 डेज। भाई डिपार्टमेंट लगता है कि आपने ये वायलेशन किए, योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड, आपको नोटिस सर्व कर दिया, उसका आप रिप्लाई देंगे विद इन नेक्स्ट 7 डेज। उस रिप्लाई को वो कंसिडर करेंगे, चेक करेंगे कि आपने जो, क्या पता भाई डिपार्टमेंट हो सकता है कुछ गलत सोच रहा हो और आपने उसको क्लेरिफाई कर दिया थ्रू योर रिप्लाई कि हम कोई गलत नहीं है, तो ऐसे केस में वो चाहे तो आपका रजिस्ट्रेशन वापस क्या कर सकता है, वो आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने वाला था वो विड्रॉ कर देगा। भाई वो बोल देगा नहीं नहीं यू आर करेक्ट, हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, पर उसको लगता है नहीं तुम रिप्लाई जो दे रहे हो सही नहीं है, एंड उसको अभी भी लगता है कि नहीं योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसिल, तो वो ऑर्डर पास कर देगा। पर हाँ जो भी उसको ऑर्डर पास करना है वो 30 डेज के अंदर ऑर्डर पास करेगा। जिस दिन आपने रिप्लाई किया उसके 30 डेज के अंदर या तो वो ऑर्डर पास करेगा कि यस हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर रहे, या कैंसिल करना तो 30 दिन के अंदर वो कैंसिल कर देगा। क्लियर? अब साहब रजिस्ट्रेशन अगर आपका कैंसिल हो गया तो बैंड बच जाएगी। ध्यान रखना बैंड बजने का मतलब ये होता है बेटा, सबसे पहली बात तो ये बैंड बजने बाद क्या तो बात करता हूँ 2 मिनट रुकिए। उससे पहले बात एक और मैं वो करनी है, ये करनी है सर, आप उसका रिप्लाई देंगे, रिप्लाई को कंसिडर करके वो 30 दिन के अंदर क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा। पर हाँ आप रिप्लाई देने की जगह पर इस पैराग्राफ में क्या लिखा बेटा, इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू हिज नोटिस, जो आपके डिफॉल्ट थे, जैसे आपने 6 महीने से रिटर्न फाइल नहीं किए थे, रिटर्न फाइल कर दो along with interest, along with tax with interest with late filing fee वगैरह जो बनता है वो पे कर दो, डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर दो, तो वो अपने आप में एक रिप्लाई है और ऐसे केस में डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेगा। सर भाई रिप्लाई देने से अच्छा जो डिफॉल्ट तो उसको रेक्टिफाई कर दो ना। ओके डिफॉल्ट रेक्टिफाई कर दी, माहौल बन गया। अब सर सुनिएगा ध्यान से, आपने रिप्लाई दिया विद इन 7 डेज शोकोज का, या फिर सर एक आगे हम रूल नंबर 21A सर रूल नंबर 2A पढ़ने वाले, उसके रेस्पॉन्स में आपने रिप्लाई दिया, तो रिप्लाई भले इस रूल के अंदर दिया है उस रूल के अंदर दिया है, कुल मिलाकर रिप्लाई देने के 30 दिन के अंदर वो कंसीडर करेंगे कि क्या आपके साथ एक्शन लेना है। ओके अब रूल नंबर 21A में क्या लिखा था वो सुनिएगा बात को ध्यान से, ये पढ़ोगे तो अपना समझ में आएगी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंशन, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं पर एक बार रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर एक दो छोटे छोटे अच्छे अमेंडमेंट है और एक तो सब रूल 2 है बड़ा अच्छा एड हुआ है। ये बोलता है बच्चों, अच्छा मैं पूरा ही रूल इसलिए पढ़ा रहा हूं सो दैट आपको कनेक्ट हो जाए, रिवाइज भी हो जाए और क्या अमेंडमेंट था फटाफट समझ में आ जाए। सर सुनिएगा रूल नंबर 21A सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो बच्चों आप अगर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेरी बात समझना, आज मान लो डेट है 14 फेब और आज आपने बोल दिया आज से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल। ओ भाई कहां लिंक कर रहे हो, हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, आप पता नहीं किससे रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो। सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि आपने मान लो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया, देखो 2 केस में कैंसिलेशन होता है, या तो आप अप्लाई करते हो या डिपार्टमेंट कैंसिल करने आता है बेटा। अगर आपने अप्लाई किया फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो सर जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट करी फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वो दिन या इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन जो आप जो जिस दिन से आप चाहते हो कि इस दिन से कैंसिल हो जाए, जैसे आपने 14 फेब को एप्लीकेशन सबमिट करी और आप बोलते हो साहब 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, या फिर आप लिखते हो 19 फरवरी से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए साहब, तो सर जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट करी वो दिन या जिस दिन से आप चाह रहे हो कि इस दिन से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए उस दिन से, विच एवर इज लेटर, हाँ है ना, तो सर 1 फरवरी या 14 फेब विच एवर लेटर 14 फेब, या 14 फेब 19 फेब विच एवर लेटर 19 फेब, तो जो भी आपका केस है उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन मान लेंगे सस्पेंड हो गया है। क्योंकि देखो बेटा जैसे 14 फेब को मैंने कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो 14 फेब के दिन ही कैंसिल थोड़ा हो जाएगा यार, डिपार्टमेंटल ऑफिसर भी देखेगा कि आपके टैक्स ड्यूज वगैरह सारा पे हुए कि नहीं हुए, आपका कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सब कुछ देखेगा वो, फिर कैंसिल करेगा ना। इट विल टेक टाइम, तब तक के लिए क्या योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब ये होता है कि 14 फेब फॉर एग्जांपल इज द डेट जिस दिन से मान लिया कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया सस्पेंड, आपने 1 फरवरी से अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए, हाँ है ना बच्चों, पर आपने 14 फेब को अप्लाई किया तो 14 फेब इज द विच एवर इज लेटर डेट, तो 14 फेब के दिन से मान लेंगे आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब ये है कि इसके बाद जो भी आप सप्लाई करेंगे आप कस्टमर को टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाएंगे, कस्टमर से टैक्स नहीं ले पाएंगे, प्लस आप 14 फेब के बाद वाले पीरियड के लिए रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे। जो रिटर्न फाइल करना है वो 13 फरवरी तक जो आपने टर्नओवर कर दिया ट्रांजैक्शन कर दिया उसी के रिटर्न आप फाइल करेंगे बेटा, हाँ है ना बच्चों। तो सर तो पॉइंट ये बोला सबसे पहला कि जिस दिन आप अप्लाई करते हो या जिस दिन से आप इफेक्टिवली जाते हो कि उस दिन से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए विच एवर इज लेटर, वहां से आपका सस्पेंशन मान लिया जाएगा।
सेकंड, जब डिपार्टमेंट कैंसिलेशन के लिए आपको लेटर भेजता है, शो को नोटिस सर्व करता है डिपार्टमेंट, आपको करता है ना कि सर हम आपका रजिस्ट्रेशन क्या करने वाले, कैंसिल। तो सर ध्यान देना, जिस दिन उन्होंने आपको कैंसिलेशन के लिए नोटिस भेजा है उसके अंदर लिखेंगे कि इस दिन से हम आपका रजिस्ट्रेशन क्या करने वाले हैं, कैंसिल, इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट। तो सर ध्यान देना, उस दिन से ही मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, सस्पेंड हो गया। क्या हो गया मालिक, सस्पेंड। अच्छा, यहां पे पहले लिखा हुआ था जब डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने आता था तो आपको शो को नोटिस वैसे भी दे रहा है वो बेटा, उसका आप रिप्लाई देंगे 7 दिन में, फिर 30 दिन में वो डिसाइड करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना कि नहीं करना। तो इतने पीरियड के लिए आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। पर हाँ, सस्पेंड करने के लिए आपको अलग से कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देंगे। शो को नोटिस सर्व किया ना आपको भाई, जब प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले ही आपको शो को नोटिस सर्व किया है ना, तो वो ही अपने आप में क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है ना भाई। तो सर अब आपका रजिस्ट्रेशन वो सस्पेंड कर देगा, क्योंकि शो को सर्व किया मतलब रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, सस्पेंड। उसके लिए सस्पेंशन के लिए अलग से कोई थोड़ा शो को नोटिस देगा, दो शो को जाएंगे क्या, नहीं। तो सर लॉ में एक डिफेक्ट था, यहाँ पे लिखा था आफ्टर affording the said person a reasonable opportunity of being heard before suspension, इन वर्ड्स को डिलीट कर दिया। मतलब साहब जब डिपार्टमेंट का प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने आता है तो आपको शो को नोटिस सर्व कर रहा है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। सस्पेंड करने से पहले कोई अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड नहीं दी जाएगी, छोटी सी हटा दिया बेटा वर्ड। अच्छा, अब आपको शो को सर्व कर दिया, आप उसका रिप्लाई देंगे और यस या नो, क्लियर। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रखना है या सस्पेंड करना है। अगर कंटिन्यू हो गया तो सस्पेंशन विड्रॉ हो जाएगा, और अगर उसको लगता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो सर सस्पेंशन विड्रॉ होकर रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा। माहौल तो सस्पेंशन इज जस्ट अ टेम्पररी कैंसिलेशन एक तरह से, ओके। टिल द टाइम जब तक ऑर्डर पास नहीं होता है कैंसिलेशन का, तब तक ये मान लेता है कि आप एक्टिव नहीं हो, भी आप इनएक्टिव कर दिया आपका एक तरह से, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है, ओके क्लियर। तब तक आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाएंगे, कस्टमर से टैक्स नहीं ले पाएंगे, एंड आप उस पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे बेटा, ओके बच्चों। माहौल तो सरकार ये पॉइंट था, कोई खास बात नहीं है। तो आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, ये वर्ड डिलीट कर दिए सस्पेंशन के लिए बेटा, क्योंकि वैसे भी शो कोस दे रहे ना बेटा आपको, ठीक है। अब ये सब रूल नंबर 2 ऐड हुआ है, जो अच्छा पॉइंट है अंडर रूल नंबर 21A। रूल नंबर 21A सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में नया पॉइंट क्या ऐड हुआ बच्चों, देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूं वापस बोगस बिल में लफड़ा क्या होता है। सर मैं क्या कर रहा हूं, आईटीसी पास ऑन करने के लिए जीएसटीआर 1 में तो सेल 10 लाख की दिखा दी, तो जैसे ही 1 सबमिट किया होगा, मेरे जो रेसिपिएंट है कस्टमर, उनके जीएसटीआर 2 में वो बिल चला गया होगा, उन्होंने क्रेडिट ले लिया। जब मैंने 3B फाइल किया, अपना जैसा 3B फाइल किया, उसमें मैंने अपना सेल्स बहुत कम दिखाया, 2 लाख रुपए दिखाया। गलत है ना यार ये सर। या फिर सेकंड ऑफेंस, मैंने जो 3B अपना फाइल किया उसमें क्रेडिट ले रखा है 50 लाख रुपए का, जीएसटीआर 3B में क्रेडिट कितना, आईटीसी कितना क्लेम किया, 50 लाख रुपए का। और मेरे जो जीएसटीआर 2A है, मेरे सप्लायर्स ने जीएसटीआर 1 सबमिट किया होगा, मेरे 2A में क्रेडिट आ रही होगी, वो क्रेडिट देखी डिपार्टमेंट तो वो केवल 10-15 लाख रुपए की थी। अब 10 to 15 लाख, मान लो 10 लाख रुपए ले लो, 10 लाख का ही क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा है जीएसटीआर 2A में, और भाई साहब ने 3B फाइल करते वक्त क्रेडिट लिया कितना, 50 लाख रुपए का। वाह मजा ले रहा जिंदगी में बेटा, गवर्नमेंट लूटने तो अकेला पैदा हुआ है। तो सरकार ने बोल दिया कि हमको अगर इस तरह का एनालिसिस करते हुए ये पता पड़ा कि इस तरह का कोई एसएससी गड़बड़ कर रहा है, तो सर ऐसे केस में हम उसका रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, और उसको इमीडिएटली एक कम्युनिकेशन भेज देंगे ओवर हिज ईमेल आईडी, और जीएसटी पोर्टल पे भी नोटिफाई कर देंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन इन रीजंस की वजह से हमने सस्पेंड कर दिया है। अब आप अपना रिप्लाई सबमिट करिए। और याद आया बेटा, शो को सर होता है, सेम वे यहाँ पे भी एक तरह से शो को सर्व हो गया बेटा, और आप अपना रिप्लाई सबमिट कर दिए विद इन नेक्स्ट 7 डेज। और आपका रिप्लाई सबमिट जब होगा उसके बाद हम उसको कंसिडर करके देखेंगे कि सर हम जो सोच रहे थे वो सही था, या आपने हमको क्लेरिफाई करके समझा दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा था। तो सर फिर 30 दिन में हम डिसीजन लेंगे आपके रिप्लाई आने के 30 दिन के अंदर कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है कि नहीं करना है। तो कुल मिला के सस्पेंशन के लिए सब रूल नंबर 2 ऐड कर दिया, जिसके अंदर ये लिख दिया कि हम एनालाइज करेंगे रिटर्न को और देखेंगे कि आपने मामला गड़बड़ कर रखा है कि नहीं कर रखा है। अगर कर रखा है तो हम आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, सस्पेंड।
सस्पेंड करके आपको नोटिस सर्व हो जाएगा। नोटिस के बाद में आप 7 दिन में रिप्लाई करेंगे और रिप्लाई को हम कंसीडर करने के बाद 30 दिन में देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है कि नहीं करना है। बस सस्पेंशन का एक रीजन और ऐड कर दिया सब रूल नंबर 2A में, बस यही अमेंडमेंट हुआ है। पढ़िए, पर बड़ा अच्छा पॉइंट है। Where a comparison of the returns, that is GSTR 3B, furnished by a registered person under section number 39 with, अब इन्होंने कंपेयर किया 3B को किससे? The details of outward supply furnished in form number GSTR 1। मैंने GSTR 1 में सेल्स बहुत ज्यादा दिखा रखी है और GSTR 3B के अंदर सेल्स बहुत कम दिखा रखी है। या फिर the details of inward supplies derived based on the details of outward supplies furnished by his supplier in their GSTR form GSTR 1। बच्चों, मैंने 3B के अंदर क्रेडिट 50 लाख की ले रखी है और मेरे सप्लायर्स ने, जो मेरे को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं, उन्होंने जो GSTR 1 सबमिट किया मेरे 2A में, मतलब यहां पे लिख देता हूं, दैट इज माय GSTR 2A, उससे ध्यान रखेगा आपको। सप्लायर ने GSTR 1 सबमिट किया, मेरे 2A में देखा तो सब वहां तो क्रेडिट केवल 10 लाख की थी, इधर मैंने 50 लाख का क्रेडिट लिया हुआ है मैंने 3B के अंदर। गलत है ना बेटा यार? तो इनको एनालाइज किया। या फिर such other analysis as may be carried out on the recommendation of the GST council। GST council बोलता है कि ये सब ये एनालिसिस और करो, उन सबको मद्देनजर रखते हुए पता पड़ता है show that there are significant differences or anomalies indicating contravention of the provisions of the act or rules met thereunder। मतलब उनको देख के लगता है कि मामला गड़बड़ कर रखा है इसने, कॉन्ट्राविन किए प्रोविजंस को, मतलब रूल्स तोड़े हैं, प्रोविजंस तोड़े हैं, मिसयूज किया प्रोविजन का। तो ऐसे केस में सर इस तरह से, और आपको पता है आईटीसी का मिसयूज किया है, आपने टर्नओवर कम दिखाया, गलत दिखाया है, तो इट इज लीडिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हमने पढ़ा बेटा, जो 3.8 हुआ था, याद है बेटा, क्लोज नंबर ई वगैरह, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में बेटा, लीडिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेड पर्सन। तो सर इस तरह का मैंने कॉन्ट्रावेशन किया जिसकी वजह से मेरा रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। तो ऐसे केस में हिज रजिस्ट्रेशन विल बी सस्पेंडेड एंड सेड पर्सन शेल बी इंटीमेटेड इलेक्ट्रॉनिकली। आपको नोटिस भेज दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ईमेल ऑन द कॉमन पोर्टल बाय, और मतलब आपके जो जीएसटी पोर्टल है बेटा आपका, उस पर नोटिफाई कर देंगे आपका रजिस्ट्रेशन हमने सस्पेंड कर दिया। या फिर सेंडिंग अ कम्युनिकेशन टू हिज ईमेल एड्रेस, जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा रजिस्ट्रेशन कराते वक्त, उस पर मेल आ जाएगा साहब, highlighting that said differences, हाईलाइट करेंगे उसमें differences and anomalies and asking him to reply to explain within a period of 30 days as to why his registration should not be cancelled। और सर इस पर्टिकुलर केस में ध्यान रखना, नॉर्मल जब शो कोज आता है आपको सस्पेंशन के लिए, सॉरी नॉर्मल जो शो कोज आता है आपको कैंसिलेशन के लिए, उसके 7 दिन में आपको रिप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे 30 दिन का वक्त है रिप्लाई करने का आपको। और जब भी सर सबसेक्शन नंबर 2A ऑफ सॉरी सब रूल नंबर 2A ऑफ रूल नंबर 21A में आपको नोटिस सर्व हुआ है, उसके 30 दिन में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा कि सर ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे थे, एक्सप्लेन करोगे आप। और सर आप जस्टिफाई कर दिए अगर आपने तो मजा आ गया, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड जो हुआ था वो विड्रॉ हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाएगा। क्लियर? नहीं तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। समझे मेरी बात? ये रूल नंबर 21A में सब रूल नंबर 2A ऐड हुआ है। ओके और सर ध्यान रखना, जहां पे भी रिप्लाई फर्निश करने की बात आती है सब रूल नंबर 2, वहीं पे सब रूल नंबर 2A भी रेफर कर दिया, क्योंकि आप नॉर्मल वे में, नॉर्मल कोर्स में आपका जब रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ हो या सब रूल नंबर 2A में सस्पेंड किया हुआ हो, सर आप जब रिप्लाई देंगे उसका तो प्रोसीजर वो तो सेम ही है ना बेटा, इसलिए सब जगह सब रूल नंबर 2A भी रेफर कर दिया है, कोई खास बात नहीं बेटा। और हाँ एक बात और ध्यान रखना, वैसे मैंने आपको पढ़ा चुका हूं बेटा कि जब रजिस्ट्रेशन आपका सस्पेंड हो जाता है तब आप कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, मतलब यू कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, यू कांट इश्यू टैक्स इनवॉइस, प्लस आप उस पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अब सब रूल नंबर 3 क्या बोलता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर सब रूल नंबर 2 और सब रूल नंबर 2A shall not be granted any refund, भाई shall not be granted any refund under section number 54 during the period of suspension of his registration। मतलब सर आपका रजिस्ट्रेशन हमने सस्पेंड किया हुआ क्योंकि आपका मामला गड़बड़ है सर, और आप रिफंड मांगने आ रहे हो हमसे, हम कोई रिफंड देंगे? क्यों कोई रिफंड नहीं देंगे, क्योंकि पहले ही तो आपका मामला गड़बड़ है और हम आपको रिफंड दें नहीं। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन नो रिफंड विल बी अलाउड, एक रेस्ट्रिक्शन और डाल दिया एसएससी पे, एक बर्डन और डाल दिया एसएससी पे कि चोरों को कोई रिफंड नहीं देना है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन नो रिफंड शेल बी अलाउड। ठीक है साहब, वैसे रिफंड के चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है, टॉपिक कोर्स में नहीं, पर हाँ रजिस्ट्रेशन का टॉपिक आपके कोर्स में, इसलिए रिलेवेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया। ओके सर ठीक है मालिक, फिर आप जब रिप्लाई देंगे उसका सस्पेंशन आपका क्या कर देंगे, रिवोक कर देंगे। जैसे मान लो आपने रिप्लाई दिया, जस्टिफाई हुआ, डिपार्टमेंट में लगता है एवरीथिंग इज ओके, हम सोच रहे थे गलत सोच रहे थे, एसएससी सही है साहब, तो आपका सस्पेंशन विड्रॉ कर दिया, रजिस्ट्रेशन एक्टिव कर दिया। क्लियर? या फिर उनको लगता है नहीं
कैंसिल करना है रजिस्ट्रेशन तो सर सस्पेंशन विड्रॉ करेंगे और रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देंगे, जिस दिन से सस्पेंड हुआ था उस दिन से ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है मालिक। प्लस प्लस एक पॉइंट यहाँ पे ऐड ये किया बेटा कि अगर ऑफिसर को कभी भी किसी भी वक्त लगता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कि नहीं नहीं आपका सस्पेंशन, रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन नहीं होना चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव कर देना चाहिए, तो वो सस्पेंशन विड्रॉ कर सकता है बेटा। ठीक है, पढ़ लीजिए। प्रोवाइडेड दैट द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस रूल मे बी रिवोक्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, रिवोक कर देंगे सस्पेंशन को एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ कैंसिलेशन इफ ही डीम्स फिट। अगर उसको लगता है नहीं नहीं यार इसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव कर दो क्योंकि ये सही था, तो हमने थोड़ा गलत समझ लिया था, तो ऐसे केस में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स फॉर कैंसिलेशन वो क्या कर सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन को एक्टिव करके सस्पेंशन को विड्रॉ कर सकता है सर। ठीक है सर, क्लियर, डन। ये सारी बातें रिगार्डिंग कैंसिलेशन, यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट थे, मैंने आपको समझा दिया बच्चों। अब सर आइए अगले पॉइंट की तरफ। एक टॉपिक था हमने पढ़ा था रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अब मान लो आपने रजिस्ट्रेशन सर करवाया था, डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। साहब सुनना मेरी बात को, आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, अब आपने बिजनेस भी कर रहे हो, सब काम हो रहा है, पर आपने वायलेशन किए, हमने पढ़े अभी, और सर आपका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या कर दिया, कैंसिल, अल्टीमेटली कैंसिल्ड। साहब आपको अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ट दिया, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया, आपने नोटिस का रिप्लाई दिया, उस रिप्लाई को कंसिडर किया, उसको कंसिडर करने के बाद उनको लगा कि नहीं नहीं चोर है भाई आदमी, तो रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया, कैंसिल। सर आपके रिप्लाई के 30 दिन के अंदर उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड। अब आपको लगता है जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैंसिल मतलब क्या होता है पता है, मैंने बताया था वैसे आपको पढ़ाते वक्त कि आपका जीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया इट मींस बहुत भारी बात हो गई सर, बहुत भारी बात। मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है मतलब जिंदगी बर्बाद कर दी डिपार्टमेंट वालों ने। मतलब ये होता है कि अब आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टर्ड पर्सन। आप टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते हो, परचेज में जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट नहीं मिल सकता। और ध्यान रखना अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड है, मतलब 20 लाख या 40 लाख जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उससे एक्सीडिंग है, तो यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। फिर भी आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो एंड यू आर नॉट रजिस्टर्ड एट ऑल, तो ऐसे केस में क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, यू आर नॉट रजिस्टर्ड एट ऑल, पर फिर भी आप टैक्सेबल सप्लाई किए जा रहे हो, तो 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, आपको पेनल्टी भी पे करना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल 1 लाख का सेल किया, 18% टैक्स अगर है, 18% टैक्स, तो पहली बात तो 18% आपको टैक्स जमा कराना भी पड़ेगा, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको टैक्स पे नहीं करना, टैक्स तो जमा कराना ही पड़ेगा अगर आपने टैक्सेबल सप्लाई किया तो। 18,000 रुपए टैक्स जमा कराओ, कस्टमर से टैक्स ले भी नहीं सकते साहब आप, क्योंकि यू कांट इश्यू टैक्स इनवॉइस। कस्टमर को उस 18,000 का क्रेडिट भी नहीं मिलने वाला है, आप उसको टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते, जेब से टैक्स पे करो 18,000। परचेज पे आपने टैक्स पे किया होगा, उसके कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, आपको पेनल्टी और पे करनी पड़ेगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका नहीं है। इसलिए 18,000 रुपये टैक्स पे करो, परचेज मान लो 17,000 रुपये टैक्स पे किया, ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा मार्जिन होता नहीं है। 17,000 फॉर एग्जांपल 17,000 आपने परचेज पे टैक्स पे किया, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, कॉस्ट में ऐड हुई है। 17,000 प्लस 18,000 टैक्स पे करो, प्लस 18,000 का पेनल्टी और जमा कराओ, और इंटरेस्ट अलग से और होगा। मतलब शोरूम बंद करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आपने कहा जैसे ही कैंसिलेशन हुआ, साहब प्लीज सर कैंसिलेशन को रिवोक कर दो ना सर, तो उसके लिए सेक्शन नंबर 30 दे रखा है विद रूल नंबर 23 सर, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये बातें जो मैंने आपको बताई है ये मैं ऑलरेडी लेक्चर पढ़ाते वक्त आपको बता चुका हूं, बस यहाँ पे क्या चेंज हुआ वो बता रहा हूं मैं आपको। सर अब रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना है कि साहब प्लीज माफ कर दो, प्लीज मेरा रजिस्ट्रेशन वापस एक्टिव कर दो। उसके लिए टाइम था 30 दिन का, कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, जिस दिन आपको ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन रिसीव हुआ है उसके 30 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। पर अगर वो 30 दिन का टाइम निकल गया तो सर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता था, ऐसा पहले था। अभी यहां पे बोल दिया कि अगर आपके पास रीजनेबल रीजन है, सफिशिएंट कोज बीइंग शोन, अगर आपके पास रीजनेबल रीजन है, जैसे आप आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे साहब 2-3 महीने के लिए, कोरोना था वही अटक गए सर, पीछे से सब कांड हो गया, आपको पता ही नहीं पड़ा, तो ऑन सफिशिएंट कोज बीइंग शोन आप डिपार्टमेंट के ऑफिसर को विद इन 30 डेज आप अगर कैंसिलेशन के रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए तो एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर को पावर दिया कि वो 30 दिन का फर्दर टाइम आपको और दे सकते हैं। मतलब 30 दिन प्लस 30 दिन का टाइम हो गया, पर उतने टाइम में आप अप्लाई नहीं कर पाए रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए, तो कमिश्नर को पावर दिया कि नेक्स्ट 30 डेज का टाइम और दे सकता है साहब आपको। मतलब रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करने का टाइम लिमिट पहले 30 दिन था,
उसके लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर उस 30 दिन में आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए तो एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर के पास पावर है कि आप उसको अप्लाई करना, रिक्वेस्ट करना उसे, और रीजनेबल रीजन अगर आपके पास हुआ तो 30 दिन का आपको फर्दर टाइम और दे देगा फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। पर उस 30 दिन में भी आप अप्लाई, आप अपना रिप्लाई नहीं, आप सॉरी रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए, तो ऐसे केस में कमिश्नर को फिर पावर दिया हुआ है कि 30 दिन प्लस 30 दिन में भी आदमी ने अप्लाई नहीं किया फॉर रिवोकेशन, तो कमिश्नर को लगता है रीजनेबल रीजन है और आप कमिश्नर को अप्लाई करते हो साहब इन रीजन से मैं सर रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाया, तो वो 30 दिन का टाइम आपको फर्दर और दे सकता है। तो ऐसे केस में 30 प्लस 30 प्लस 30 दिन का टाइम आपके पास हो जाएगा फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। बस बाकी कोई चेंज नहीं है बेटा, यही एक्सटेंशन का मतलब टाइम लिमिट अलाउ करने का पावर दे दिया डिपार्टमेंट के ऑफिसर को, बस बाकी कोई चेंज नहीं है इसमें। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन जो हमने पढ़ा वही है बेटा। ओके माहौल, तो सरकार यहां तक हमने अमेंडमेंट्स पढ़ लिए हैं। अब रजिस्ट्रेशन चैप्टर के बाद मैंने जो टॉपिक दिया वो है पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है। उसके बाद टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये जो चैप्टर है आपका इसमें कुछ अमेंडमेंट है, छोटे छोटे अमेंडमेंट है दो, क्लियर, वो हम पढ़ लेंगे। पर एक ब्रेक ले लेते हैं, उससे आपको थोड़ा कंफर्ट जोन मिल जाएगा। इसी के साथ भारत माता की जय। मिलते हैं ब्रेक के बाद, अगले सेशन में मिलते हैं बेटा। थैंक यू सो मच। पर यहां तक के अमेंडमेंट्स आपके इन पे होने चाहिए और आई होप सारे अमेंडमेंट आपको समझ में आ रहे हैं, इजिली आपकी बुक में भी इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं और आपको मजा भी आ रहा है बेटा। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसमें फिर हम अपने टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल और रिटर्न्स में जो अमेंडमेंट हुए वो हम कवर कर लेंगे। बस 2 लेक्चर में सारा काम पूरा हो जाएगा बेटा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।